वो टीम लीडर की वाइफ के साथ फिर से पैदा हुआ, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। पुनर्जन्म के बाद उसका पहला काम अपनी वाइफ से दूर रहने का हर रास्ता ढूंढना था। चाहे वो इस जन्म में बुढ़ापे तक सिंगल ही क्यों न रहे, वो उसे फिर से नहीं देखना चाहता था। पिछले जन्म में उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर मैंने जल्दबाजी में उससे शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद मैंने एक भी मीठा दिन एंजॉय नहीं किया। इसके बजाय मुझे उसके मूनलाइट क्रश की तरफ से व्यंग्य और मजाक सहना पड़ा। इसलिए इस बार मैंने उसके मूनलाइट क्रश के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया। हर बार जब वे साथ होते हैं, मूनलाइट मुझे पैसों की एक रकम देता है। वाइफ मुझे मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है, मैं तुरंत वो टिकट उसके मूनलाइट क्रश को दे देता हूँ। वाइफ कहती है कि वो डिनर के लिए घर आना चाहती है, मैं जानबूझकर दरवाजा लॉक कर देता हूँ, जिससे वो मूनलाइट के घर रुकने पर मजबूर हो जाती है। वाइफ का ट्रांसफर हनान में काम करने के लिए होता है और वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर को साथ ले जा सकती है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ये मौका मूनलाइट को दे देता हूँ। इसलिए जब वाइफ घर आती है और देखती है कि उसका नफरत करने वाला हस्बैंड अब उससे चिपका नहीं रहता, तो वो मूनलाइट के साथ रहते हुए हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाती है। मैं बहस नहीं करता। इसके बजाय मैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करता हूं और लौटने के बाद अपनी बाकी लाइफ मातृभूमि को डेडिकेट करने की प्लानिंग करता हूं। उसके दोस्त चीयर करते हैं, कहते हैं कि वो और मूनलाइट एक परफेक्ट मैच है। मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता। एक मैंडेटरी डिवोर्स फाइल करने का डिसीजन लेता हूं, पर्सनली उन्हें साथ रहने में मदद करता हूं। इस बार मुझे अब परवाह नहीं है कि वो कहां जाती है या क्या करती है, बस डिवोर्स एप्लीकेशन के अप्रूव होने का इंतजार कर रहा हूं। मैं इस अजीब 3 पर्सन रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊंगा। अगले दिन मैं अकेला मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। कॉमरेड, हेलो, मैं मैंडेटरी डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। बोलने के बाद मैंने तैयार डॉक्यूमेंट्स निकाले और दूसरे पक्ष को सौंप दिए। दूसरे पक्ष ने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से चेक किया, फिर कहा, हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई है। अगर आप 1 महीने के भीतर इसे कैंसिल करने नहीं आते हैं तो मैंडेटरी डिवोर्स ऑफिशियली लागू हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, थैंक यू कहा और फिर अपना बैग उठाया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकल गया। शाम के समय सूरज डूब रहा था, एक शानदार सनसेट की चमक छोड़ रहा था। एक हल्की हवा चली जिससे गर्मी काफी कम हो गई। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद लोग निकल रहे थे। 3, 4 या 5 के ग्रुप अपनी साइकिल की घंटियां बजाते हुए निकल रहे थे। डिंग डोंग मेरे पास से गुजर रहे थे। किसी को नहीं लगेगा कि मेरा पिछला जन्म हुआ था। जब शादी के बाद विन और मेरे मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थीं, तो मैं उसके साथ स्टाफ क्वार्टर में शिफ्ट हो गया था। शादी के बाद हालांकि वो बिजी रहती थी, लेकिन जब भी वो कोई काम पूरा करती तो वो तुरंत मेरे साथ डिनर करने घर आती थी। एनिवर्सरी और बर्थडे पर वो हमेशा गिफ्ट्स और सरप्राइज तैयार रखती थी। मंथली अलाउंस भी काफी अच्छे थे, जिससे स्टाफ क्वार्टर में हर कोई जलता था। कहते थे, मैंने एक अच्छी वाइफ से शादी की है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिससे हर कोई जलता था, लेकिन सिर्फ मैं जानता था। हमारी दुनिया में हमेशा एक तीसरा इंसान था, लू यूचिन, वैन विन की सबसे करीबी कॉमरेड का अनाथ बेटा। मेरे बर्थडे पर वो मुझे छोड़कर लू यूचिन के साथ घूमने चली गई। जब मैं बीमार था तो वो मुझे छोड़कर लू यूचिन की देखभाल करने चली गई, जिसे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता था। जब मेरे पेट में दर्द था तो वो मुझे छोड़कर लू यूचिन को दिलासा देने चली गई, जो परेशान था। जब हम तीनों बाहर खाना खाने गए तो उसने वो स्पाइसी खाना ऑर्डर किया जो लू यूचिन को पसंद था। वो पूरी तरह भूल गई कि मुझे पेट की प्रॉब्लम है और मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकता। हम तीनों माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए। लू यूचिन का बैलेंस बिगड़ गया। उसने मुझे भी अपने साथ नीचे खींच लिया, जिससे मेरे हाथ में खरोंच आ गई। वो तुरंत उसे लेकर पहाड़ से नीचे चली गई, जबकि मुझे आधी रात को अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा। ऐसी कई घटनाएं हुईं। मैंने कभी हंगामा नहीं किया। मैंने अपनी मर्जी से घर के आधे पैसे भी दे दिए ताकि लू यूचिन की लाइफ भर देखभाल की जा सके। बस वैन विन से विनती करता रहा कि वो उसके साथ मेलजोल न रखे, लेकिन हर बार वो कहती, मैं उसे सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखती हूँ। उसकी बहन ने एक बार मुझे बचाया था, अब वो चली गई है, उसे अकेला छोड़ गई है। वो इकलौता इंसान जिस पर वो भरोसा कर सकता है, वो मैं हूँ। क्या तुम समझदार नहीं बन सकते? हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन लू यूचिन की आंखों में उसके लिए फीलिंग्स बहुत साफ थीं। पिछले जन्म में मैं अंत तक उसी तरह जिया। पूरी लाइफ बहस करता रहा, पूरी लाइफ उलझन में रहा। इस जन्म में मैं इस धुंधली उलझन को जारी नहीं रखना चाहता। इसलिए पुनर्जन्म के बाद पहली चीज इस शादी को पूरी तरह खत्म करना था। अगर वैन विन को पता चला कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से बिल्कुल मना कर देगी। इसीलिए मैं मैंडेटरी डिवोर्स के लिए अप्लाई करने रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया, क्योंकि इस तरह केवल एक पार्टी को अप्लाई करने की जरूरत होती है। डिवोर्स फाइनल होने के बाद वो फ्री हो जाएगी और मैं ये जगह छोड़ दूंगा। वो लाइफ जीऊंगा जो मैं चाहता हूं। कभी भी अपनी लाइफ को इस औरत के साथ फिर से नहीं बांधना चाहता। लेकिन जैसे ही मैं स्टाफ क्वार्टर के एंट्रेंस पर पहुंचा, मैं रुक गया। शादी के बाद से वैन विन ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी थी। अब मेरे पास कोई इनकम नहीं है,
न केवल फ्यूचर की लाइफ की गारंटी देना मुश्किल होगा, मेरे पास जाने के लिए ट्रेन टिकट के पैसे भी नहीं हैं। हालांकि वैन विन मुझे पैसे देती है, लेकिन हर खर्च और वजह की रिपोर्ट उसे देनी पड़ती है। अगर मैं अचानक बड़ी रकम खर्च करूंगा तो उसे यकीनन शक होगा। तो मुझे वो पैसा कहाँ से मिलना चाहिए? मैंने काफी देर सोचा, आखिरकार एक बोल्ड डिसीजन लिया। मैं लू यूचिन के साथ कोऑपरेट करना चाहता था, पर्सनली वैन विन को उसकी ओर धकेलना चाहता था। इसलिए मैंने लू यूचिन का दरवाजा खटखटाया, बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे पर आया। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम वैन विन को पसंद करते हो। आज से मैं तुम दोनों के अकेले रहने के मौके बनाने के लिए सब कुछ करूंगा, और काम हो जाने के बाद तुम्हें बस मुझे कुछ पैसे देने होंगे। 1 महीने बाद मैं तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह बाहर निकल जाऊंगा। लू यूचिन ने मुझे यकीन न होने वाली नजरों से देखा। उसे होश में आने में काफी समय लगा। गोइम, तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? मैं सिस्टर वैन विन को कैसे पसंद कर सकता हूं? मैं ठंडी हंसी हंसा। चाहे ये मजाक हो या न हो, तुम खुद जानते हो। उस आदमी को अभी भी अपना स्टैंड बनाए रखते देख लू यूचिन आखिरकार ठंडी हंसी हंसा। हाँ, मैं विन को पसंद करता हूं, लेकिन मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मेरा एक्सप्रेशन शांत रहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। आज रात वो तुम्हारे पास आएगी। बस कुछ ऐसी डिशेस तैयार रखना जो उसे खाना पसंद हो। ये कहकर मैंने लू यूचिन के चेहरे की तरफ फिर नहीं देखा, सीधे मुड़ा और चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हाउसकीपर मेरा वेलकम करने आई। एक तरफ से मेरा बैग लिया और दूसरी तरफ से पूछा, सर, आज रात हमें क्या डिशेस तैयार करनी चाहिए? मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा, शांति से कहा, आज रात बस कुछ हल्की डिशेस बनाओ। पोर्शन की बात करें तो सिर्फ एक इंसान के लिए खाना बनाओ। रात के 9 बजे। घड़ी ने ठीक समय पर घंटी बजाई। कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाजा खोला। मैं खाना खा रहा था, आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा तो एक औरत को अंदर आते देखा। एलिगेंट अपीयरेंस, नोबल टेम्परामेंट, उसकी गहरी आंखों में कोल्डनेस थी। वैन विन मेरी तरफ चलते हुए उसने अपना कोट उतारा और उसे थमा दिया। पास में खड़ी हाउसकीपर को अपना कोट थमाते हुए जब उसकी नजर टेबल पर पड़ी तो वहां ऐसी डिशेस थीं जो उसके टेस्ट के हिसाब से नहीं थीं। बैठने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। आज का खाना इतना फीका ब्लैंड क्यों है? अगर ये पहले का वक्त होता तो घर के डाइनिंग टेबल पर ऐसा टेस्ट कभी नहीं दिखता। अगर कोई गलती हो भी जाती तो मैं तुरंत किचन में जाता और उसके लिए कुछ स्पाइसी डिशेस बनाता, लेकिन अब मैंने अपनी चॉपस्टिक्स तक नहीं हिलाई, बस ठंडे मन से अपना मुंह खोला। आजकल मेरी भूख कम हो गई है, बस कुछ लाइट खाना चाहता हूं। इतना कहकर मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और चुपचाप अकेले खाने लगा, जैसे अचानक कुछ याद आया हो। मैंने सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। लू यूचिन ने खाना तैयार कर लिया है, तुम वहां खाने क्यों नहीं चली जाती? वो औरत हैरान रह गई, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुम तो हमेशा मेरा उसके साथ मेलजोल रखना नापसंद करते थे। मेरे दिल में एक मजाक सा कौंधा तो उसे हमेशा से पता था। उसे पता था कि मुझे उसका और लू यूचिन का साथ पसंद नहीं है, फिर भी वो हमेशा मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती थी। मैंने हल्का मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया। क्या तुम हमेशा ये नहीं कहती कि तुम उसे सिर्फ एक छोटा भाई मानती हो? मुझसे और ज्यादा जेनरस होने के लिए कहती थीं। अब मैं धीरे धीरे जेनरस होना सीख रहा हूं। विन जब अपनी अलग लाइफ जी रही है तो मैं उसकी विश पूरी करूंगा। उसे वहां डिनर पर जाने देने के लिए जेनरस, उसे और लू यूचिन को अकेले छोड़ने के लिए जेनरस, आखिरकार उसे सौंपने के लिए जेनरस। मेरी आवाज बहुत जेंटल थी, उतनी ही जेनरस जैसा उसने कई सालों तक चाहा था। लेकिन न जाने क्यों वैन विन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर मेरे पक्के कहने पर वो आखिरकार चली गई। मैंने उस औरत को अपना कोट वापस पहनकर दरवाजे से बाहर निकलते देखा, फिर लिविंग रूम की खिड़की की ओर मुड़कर लू यूचिन के घर की तरफ देखने लगा। वहां की लाइट्स जलते देख मैं खड़ा हुआ, हाउसकीपर से डिशेस साफ करने को कहा और आराम से दरवाजा लॉक कर दिया। आखिरकार विन के घर की सारी लाइट्स एक एक करके बुझ गईं। दूसरी तरफ उम्मीद के मुताबिक वैन विन को आते देख लू यूचिन की आंखें चमक उठीं। वो जल्दी से उसका वेलकम करने बाहर आया और उसका कोट लेते हुए बड़े ध्यान से उसके बारे में पूछने लगा। टेबल पर स्पाइसी डिशेस से भरा खाना देखकर जो सारी उस औरत की पसंद की थीं, उसे अचानक कुछ गलत लगा। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन लू यूचिन की बातों ने उसे रोक दिया। ये डिनर पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा चला। जब वो खड़ी हुई और उस आदमी की टकटकी के बीच वापस विन के घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर की लाइट्स पहले ही बंद हो चुकी थीं। उसने भौहें सिकोड़ी दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया। कई बार मेरा नाम पुकारा, लेकिन दरवाजे के पीछे सन्नाटा था। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो अंदर से लॉक था। ये क्या हो रहा है? उसने कई बार जोर से धक्का दिया, कुछ देर फिर खटखटाया, फिर भी अंदर कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार उसे वापस लू यूचिन के घर जाना पड़ा और अपनी अजीब सिचुएशन बतानी पड़ी। ये सुनकर कि मैंने दरवाजा तक लॉक कर दिया है, लू यूचिन का दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसने अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश की और चेहरे पर चिंता दिखाई। कोई बात नहीं सिस्टर विन, अगर ऐसी बात है तो आज रात आप मेरे यहाँ रुक सकती हैं। विन विन ने अपना माथा मला, उसकी आवाज़ ठंडी थी। आज रात तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह जल्दी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उस औरत को नीचे सोफे पर बैठे देखा। उसके कोट पर अभी भी ओस की कुछ बूंदें थीं। वो यकीनन थोड़ी देर पहले ही लौटी होगी। मैं शांति से नीचे उतर गया। आवाज़ सुनकर उस औरत ने मेरी तरफ देखा। कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अपने बाउल में दलिया पॉरेज पीते हुए मैंने कैजुअली कहा, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। मुझे दरवाज़ा लॉक करने की आदत है। भूल गया था कि तुम लू यूचिन के पास गई हो। सॉरी। ये सुनकर वैन विन ने ज़्यादा नहीं सोचा। अपनी जेब से एक टिकट निकाला जो सिक्योरिटी पर्सनल ने खरीदने में मदद की थी। उसे मेरे सामने रख दिया। मैं आजकल बहुत बिजी रही हूं। तुम्हारे साथ रहे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगी। चलो आज दोपहर मूवी देखने चलते हैं। मैंने सिर हिलाया लेकिन टेबल पर रखी टिकट नहीं उठाई। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो औरत दूसरे कपड़े पहनकर चली गई। बाहर कार की आवाज़ धीरे धीरे गायब होते सुनकर मैंने अपना बाउल और चॉपस्टिक्स रख दिए। मेरी नज़रें टेबल पर पड़ी मूवी टिकट पर टिकी थीं। हमारी पिछली लाइफ में उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसने मेरे साथ कभी पूरी मूवी नहीं देखी थी। हर बार लू यूचिन के किसी काम की वजह से हमें बीच में ही जाना पड़ता था। इस बार मेरा उसके साथ जाने का कोई मूड नहीं था। ये टिकट बेकार नहीं जानी चाहिए थी। ये सोचकर मैं टिकट लेकर लू यूचिन के घर गया। अपने सामने उस आदमी को देखा जो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। मैंने शांति से कहा, अब क्या तुम्हें मेरी कल रात वाली बात पर यकीन आया? लू यूचिन को अभी भी आधा यकीन और आधा शक था। लेकिन कल रात की मिठास चखने के बाद भले ही उसे मेरा असली मकसद नहीं पता था, वो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने सिर हिलाया और मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने अपने होंठ हल्के से सिकोड़े, पैसे जेब में रखे, फिर अपनी जेब से एक और टिकट निकाला और उसे दे दिया। ये आज दोपहर की मूवी टिकट है, उसके साथ जाओ। अच्छे से तैयार होकर जाना। अच्छा होगा अगर आज तुम उसका दिल जीत सको। इतना कहकर मैं तुरंत मुड़ा और चला गया। उस दोपहर मैं वादे के मुताबिक नहीं गया। इसके बजाय घर पर ही रहा और झपकी ली। फिर शाम होने तक बड़े आराम से पौधों को पानी दिया। मैं अपनी गोद में रखा न्यूज़पेपर फोल्ड करने ही वाला था। ऊपर जाकर रेस्ट करने की तैयारी में था। वह औरत अंदर आई। उसकी आंखों के बीच थोड़ी नाराजगी थी। तुम आज मूवी देखने क्यों नहीं आए? मेरा हाथ न्यूज़पेपर पर रुक गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सुनकर वैन विन ने मेरा माथा चेक करने के लिए हाथ उठाया। क्या तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? मैंने सिर हिलाया। ज़रूरत नहीं है। तभी फ़ोन की एक तीखी घंटी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मैं खड़ा होने ही वाला था कि विन ने फुर्ती से रिसीवर उठा लिया, क्योंकि दूरी बहुत कम थी। दूसरी तरफ की आवाज़ मेरे कानों तक साफ पहुंची जब मैंने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम सुना। मैंने अनजाने में अपने हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर पर पकड़ मजबूत कर ली। अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगा। पता नहीं कितना वक्त बीता। उस औरत ने फ़ोन काट दिया और मेरी तरफ मुड़ी। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का फ़ोन था। कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी कम हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या। तुम अचानक मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्यों गए थे? मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। हमने पहले जल्दबाजी में शादी की थी। शायद कुछ कागजी कार्रवाई कम होगी। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं खुद जाकर उसे पूरा कर दूंगा। खुशनसीबी से वैन विन ने धीरे से जवाब दिया। ज्यादा न सोचते हुए। फिर वो मुड़ी और चली गई। अपना चेहरा धोने के बाद उसे कुछ याद आया। अपनी जेब से एक इनविटेशन कार्ड निकाला। ओह, सही याद आया। दूसरी यूनिट के ओल्ड जांग का बर्थडे है। तब मेरे साथ चलना। ठीक है। मैं इसे मना नहीं कर सका। मुझे सिर हिलाना पड़ा। बर्थडे पार्टी के दिन कई हैंडसम मर्द और खूबसूरत औरतें मेलोडियस अकॉर्डियन म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। वैन विन ने शुरू में मुझे डांस के लिए इनवाइट करना चाहा, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तुम लू यूचिन के साथ डांस क्यों नहीं करती? वो अकेला आया है। काफी अकेला महसूस कर रहा होगा। म्यूजिक फिर से शुरू हुआ। मेरा कड़ा इनकार देखकर वैन विन केवल लू यूचिन की तरफ बढ़ सकी और उसका हाथ थाम लिया। लू यूचिन मुस्कुराया, लेकिन वैन विन का चेहरा ठंडा रहा। दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। हाथ में हाथ डाले रिदम के साथ धीरे धीरे घूम रहे थे। आसपास के लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। अगर मुझे सही याद है तो विन की शादी हो चुकी है ना? वो अब दूसरे मर्द के साथ डांस क्यों कर रही है? ये तो बहुत ज्यादा है। और वो लू यूचिन साफ जानता है कि विन शादीशुदा है, फिर भी वो उसके साथ डांस कर रहा है। वो ऐसे कैसे मुस्कुरा सकता है? सच में बेशर्म है।
ज्यादा दूर नहीं, ऑफिशियल हस्बैंड के तौर पर मैं शांति से देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मेरी सोच कहीं दूर निकल गई थी। पिछले जन्म में हर बार जब मैं उसके साथ डांस शुरू करने वाला होता था, लू यूचिन बीच में आ जाता था और हर बार वो लू यूचिन को चुनती थी। मुझे उसकी वो लाइन लगभग रट गई थी, लू यूचिन अकेला है, उसका कोई सहारा नहीं है, मुझे उसका ख्याल रखना है, थोड़े और जेनरस बनो। अब मैं वही कर रहा हूं जो उसने चाहा था। फिर वो अनिच्छुक, अनविलिंग क्यों दिख रही है? बर्थडे पार्टी में इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने पीना शुरू कर दिया। इस खुशी के दिन वेन विन भी, जो नॉर्मली एक बूंद भी नहीं पीती थी, एक्सेप्शन नहीं थी। एक के बाद एक वाइट लिकर के गिलास। सबसे सख्त इंसान भी लड़खड़ाने लगता है। जब वेन विन नशे में थी, उसकी पतली उंगली उसके माथे पर दबी थी और उसके मुंह से अब भी मेरा नाम निकल रहा था। लेकिन मैं पहले की तरह उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय सिर्फ एक नजर पड़ते ही लू यूचिन तुरंत एक चमकती मुस्कुराहट के साथ दौड़कर आया और वेन विन को सपोर्ट देते हुए बोला, सिस्टर विन, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। हम सब एक ही कार में बैठ गए। मैंने समझदारी दिखाते हुए फ्रंट पैसेंजर सीट चुनी और पीछे की जगह उन दोनों के लिए छोड़ दी। लू यूचिन ने जल्दी से वेन विन को कार में बैठने में मदद की। हालांकि वेन विन शराब के नशे में थी, फिर भी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। शायद ये उसका भ्रम नहीं था। मैं सच में इन दिनों बदल गया था, लेकिन इस बदलाव ने अचानक उसे पैनिक महसूस कराया। वो अपना मुंह खोलने ही वाली थी। धूम! एक तेज आवाज ने उसे तुरंत होश में ला दिया। पता चला कि सड़क के बीच में कार खराब हो गई थी। लगभग एक्सीडेंट होते होते बचा। वेन विन तुरंत होश में आ गई और इंस्टिंक्टिवली अपने बगल में बैठे आदमी की चोटें चेक करने लगी। लू यूचिन को ठीक देखकर उसने आखिरकार चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, रियर व्यू मिरर में उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उसने अपने होंठ हिलाए, कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने अपनी नजरें पहले ही हटा ली थीं। आसमान धीरे धीरे काला पड़ गया। बारिश तेज हो गई। कई लोग सड़क किनारे छाता लेकर खड़े थे। किसी और की कार में लिफ्ट लेना चाहते थे। ठंडी हवा तेज थी, जिससे मेरी कंपी छूट रही थी। वेन विन ने जब ये देखा तो तुरंत अपना कोट निकाला, मुझे पहनाने के इरादे से। लेकिन दूसरी तरफ लू यूचिन लगातार कई बार छींका। वो कोट बीच हवा में ही रुक गया। उसकी हिचकिचाहट देखकर मैं मजाक में मुस्कुराया और जेनरस होकर बोला, लू यूचिन को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत लग रही है। तुम्हें पहले उसे पहनाना चाहिए। मैं ठीक हूं। उस औरत की गर्माहट वाला कोट आखिरकार लू यूचिन पर डाल दिया गया, जिससे उसके कान थोड़े लाल हो गए। तभी सड़क के पार से कार का हॉर्न बजा। ओल्ड जांग ने कार का शीशा नीचे किया, सड़क पर खड़े उन कुछ लोगों को देखा और फिक्र के साथ पूछा कि क्या हुआ। मैंने जल्दी से सबको कार में बैठने को कहा। लेकिन आयरनी देखिए, कार में केवल 2 सीटें बची थीं। इस बार वेन विन ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मुझे और लू यूचिन को पहले कार में बैठने दिया, लेकिन लू यूचिन ने उसकी आस्तीन खींच ली। सिस्टर विन, प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे डर लग रहा है। डर? कार में डरने वाली क्या बात है? वह सच में एक अच्छा बहाना तक नहीं सोच सका। मैंने मन ही मन शिकायत की, लेकिन बाहर से नफरत दिखाई। सीधे विन की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम पहले उसे ले जाओ। वैसे भी तुमने पी रखी है, तुम्हें बारिश में भीगने नहीं दे सकता। वेन विन के बोलने का इंतजार किए बिना मैंने सीधे उन दोनों को कार में धकेल दिया। कार को जाते हुए देखकर मैंने अपनी नजरें हटा लीं और जल्दी से दूसरी कार बुलाई, लेकिन घर जाने के बजाय सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। अगली सुबह जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक फिगर जल्दी से चलकर आया। ऊपर देखते ही मेरी आंखें वेन विन की फिक्रमंद नजरों से मिली। तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? मैंने कैजुअली कहा, कल रात बहुत तेज बारिश थी। मैं रात बिताने एक दोस्त के घर चला गया था। एक्चुअली मैं कागजी कार्रवाई पूरी करने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया था। इसमें काफी वक्त लगा। जब तक काम खत्म हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। मुझे रात बिताने के लिए एक छोटा सा इन सराय ढूंढना पड़ा। उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कंफर्म किया कि मैं ठीक हूं, फिर चैन की सांस ली। मुझे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हो गई। मम्मी और पापा यहां आए हैं। अपना कोट उतारते समय मेरे हाथ रुक गए। लिविंग रूम की तरफ देखा, तुरंत वहां 2 लोगों को बैठे देखा। आवाज सुनकर विन के पेरेंट्स भी पीछे मुड़े। कुछ दुआ सलाम के बाद मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठने के लिए ले गईं। चलते समय उन्होंने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा, जब से हम दोनों की शादी हुई थी। विन के पेरेंट्स अक्सर आते थे, फिक्र की वजह से नहीं लेक्चर देने के लिए, बल्कि हमें बच्चे पैदा करने के लिए, कहने के लिए। लेकिन बच्चे ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कहने पर हो जाएं। मैंने अपने बगल में बैठी औरत को देखने के लिए सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बस चुपचाप मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। वो भी बच्चे चाहती थी। अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो मैं भी नेचुरली उसके साथ बच्चे चाहता।
ऐसे बच्चे जो हम दोनों जैसे दिखें। लेकिन पुनर्जन्म के बाद मेरे मन में अब ऐसे ख्याल नहीं थे। ये देखकर कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मदर वेन ने अपनी बेटी की तरफ देखा। क्या तुम दोनों ने बच्चे पैदा करने का प्लान बनाया है? वो थोड़ी चौंक गई, मेरी तरफ देखा जो चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। उसे लगा कि मैं सिर्फ शर्मा रहा हूं। वो हल्का मुस्कुराई और सिर हिलाया। बिल्कुल मम्मी, हम चाहते हैं। बस ये है कि बच्चे पैदा करने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। हमें चीजें नेचर पर छोड़नी होंगी। हम दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं करते देख विन के पेरेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में पहले से ही कुछ था। डिनर के वक्त मदर वैन एक खुशबूदार सूप लेकर आई और बड़ी मुस्कुराहट के साथ हम दोनों के लिए एक एक बाउल निकाला। उनकी उम्मीद भरी नजरों के सामने मुझे बाउल उठाना पड़ा और पूरा पीना पड़ा। डिनर के बाद विन के पेरेंट्स ज्यादा देर नहीं रुके। हाथ हिलाकर बाय कहा और कार चलाकर चले गए। उनके जाने के बाद विन और मैं रेस्ट करने के लिए बेडरूम लौट आए, लेकिन लेटने के कुछ ही देर बाद मेरे दिल से पूरे शरीर में जलन का एहसास फैल गया। मुझे कमरा और भी ज्यादा दम घोटने वाला महसूस होने लगा। अनजाने में मैंने अपना कॉलर ढीला किया। ऊपर देखा तो उस औरत का चेहरा लाल हो चुका था। वो बेचैनी में अपना कॉलर खींच रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, हम दोनों के दिमाग में उसके पेरेंट्स की वही बात आई जो हमें बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे थे। वह सूप प्रॉब्लमैटिक था। मैं खड़ा होने ही वाला था। मेरे बगल में मौजूद वो शख्स ज्यादा फुर्तीला निकला। वो मुझे किस करने के लिए नीचे झुकी और मुझे नीचे की ओर दबा दिया। गोइन, उसकी आवाज भारी हो गई थी। काफी समय हो गया है जब तुमने हमारे फंड में कंट्रीब्यूट किया था। उसने मेरा चेहरा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कभी जेंटल तो कभी फोर्सफुल किस गिरने लगे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। कांच से टकराने वाली वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की पर पानी की छोटी बूंदें अब धुंधली बहती धाराओं में बदल रही थीं। धुंधले कमरे में सिर्फ एक हल्का लैम्प जल रहा था जो आपस में लिपटे दो फिगर को हल्की रोशनी दे रहा था। जैसे ही उस औरत का हाथ मेरे बेल्ट की तरफ बढ़ा, मैंने अचानक उसे खुद से दूर धकेल दिया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। विन हैरान रह गई। उसे हाल के दिनों की मेरी कोल्डनेस याद आई। उसकी आवाज हल्की सी कांपी। क्या हुआ? मैंने अपनी हथेली जोर से भींची और सीधा बैठ गया। कुछ नहीं, तुम पहले शॉवर ले लो। हम दोनों ही सफाई के मामले में थोड़े ज्यादा पक्के थे, इसलिए मेरी बात सुनकर उसे कोई शक नहीं हुआ। वो अपने अंदर की आग को दबाने की कोशिश करने लगी। जब विन बाथरूम के अंदर चली गई तो मैंने जल्दी से पास रखा पानी का गिलास उठाया और उसे गटक गया। फिर मैं खिड़की से बाहर निकलने के लिए मुड़ा और चुपके से लू यूचिन की खिड़की खटखटाई। जल्दी उसके कमरे में जाओ। उसे ड्रग दिया गया है। ये सबसे अच्छा मौका है। तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा। इतना कहकर मैंने लू यूचिन के रिएक्शन की तरफ नहीं देखा। दूसरी तरफ विन शॉवर खत्म करके अपने बाल सुखा रही थी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर आई। मंद रोशनी वाला लैंप पहले ही बंद किया जा चुका था, सिर्फ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बेड पर एक फिगर लेटा हुआ था। उसे कोई शक नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और उसे गले लगाने के लिए झुक गई। उसने उस आदमी का हाथ खींचा, उंगलियां आपस में बुरी तरह जकड़ लीं और लगातार किस करने लगी। जब उसने उस आदमी की गर्दन पर किस किया तो उसके हाथों की हरकतें और बोल्ड हो गईं। एक हल्की कराह निकली जैसे कोई सपने से जागा हो। वो झटके से उठी, साइड में मुड़ी और लाइट ऑन कर दी। चकाचौंध रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उस औरत का दिल जोरों से धड़कने लगा। पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम यहां क्यों हो? लू यूचिन ने भी अभी तक रिएक्ट नहीं किया था। अचानक पकड़े जाने पर उसका चेहरा बदल गया। वो हकलाने लगा। शब्द नहीं बन पा रहे थे। सिस्टर विन, मैं। लेकिन अगले ही पल उस औरत के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। वह बेबसी से देखता रहा जब विन कोलैप्स हो गई। मैंने हाथ में पकड़ी स्टिक हटाई और लू यूचिन की तरफ देखकर भौहें सिकोड़ी। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तभी उसे होश आया। उसने जल्दी से पास रखा कोट उठाया और पैनिक में वहां से भाग गया। अगली सुबह विन अपनी गर्दन सहलाते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उसकी भौहों के बीच काफी डाउट था। कल रात क्या हुआ था? लू यूचिन मेरे कमरे में कैसे आया? मैंने दलिया का आखिरी चम्मच खत्म किया और बदले में पूछा, कल रात शॉवर के बाद तुम सो गई थीं। तुम्हारे कमरे में कौन आ सकता है? उस औरत को लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसे साफ याद नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी मैं लू यूचिन को आधी रात को उनके कमरे में घुसने नहीं दे सकता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सब कुछ मैंने ही अरेंज किया था। मैं कदम दर कदम उसे लू यूचिन की तरफ धकेल रहा था। फिर विन का काम कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो गया। मुझे उनके मिलने का कोई मौका नहीं मिला जब तक कि विन को अचानक हनान ट्रांसफर होने का नोटिस नहीं मिला। लेकिन वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर को साथ ले जा सकती थी। उसने हाथ में लेटर पकड़ा और पल भर के लिए हिचकिचाई। अगर ये पहले की बात होती तो वो यकीनन मुझे साथ ले जाने में नहीं हिचकिचाती, लेकिन अब वहां लू यूचिन भी था। उसे उसकी बहन की आखिरी रिक्वेस्ट याद आई कि वो लू यूचिन का अच्छे से ख्याल रखे।
उसके हाथ में मौजूद कागज फिर से मुड़ गया। आखिरकार वो घर लौटी और मुझसे कहने की हिम्मत जुटाई, गुईम, मेरा हनान ट्रांसफर हो गया है। कॉम्पेंसेशन के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ जाने वाले के लिए टीवी स्टेशन पर जॉब का अरेंजमेंट करेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही इंसान को ले जा सकती हूँ। उसकी आवाज़ धीरे धीरे और धीमी होती गई, लेकिन मैं समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है। यकीनन अगले ही पल उस औरत की आवाज़ फिर मेरे कानों तक पहुंची। लू यूचिन ने अभी अपना परिवार खोया है और वो अकेला है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पहले उसे ले जाना चाहिए। क्या तुम उसके लिए वो जॉब छोड़ सकते हो? जब मैं हनान में सेटल्ड हो जाऊंगी तो मैं यकीनन तुम्हें लेने वापस आऊंगी। ये बिल्कुल मेरे पिछले जन्म जैसा सीन था। पहले तो मैं राजी नहीं हुआ था। जाहिर है मैं उसका हस्बैंड था, मैं उसकी फैमिली था। मुझे अपना मौका किसी आउटसाइडर के लिए क्यों छोड़ना चाहिए, भले ही उस बाहरी की बहन ने एक बार उसकी जान बचाई हो। कर्ज चुकाने के उसके पास और भी कई तरीके थे। उसने मेरा फ्यूचर ही क्यों इस्तेमाल किया? इस वजह से मेरी उससे काफी देर बहस हुई थी, लेकिन तब भी वो लू यूचिन को हनान ले गई थी और मुझे यहां अकेला छोड़ दिया था, सालों तक इंतजार करने के लिए। इतना अकेला जिसका कोई सहारा नहीं था। मैं बुलिंग का सबसे आसान टारगेट बन गया और लू यूचिन मुझे चुभने वाली बातें करता रहा। कभी कभी लेटर भेजता जिनमें न केवल ये लिखा होता कि वेन ने उसका कैसे ख्याल रखा, बल्कि उनमें उन दोनों की मूवी देखते हुए और गले लगे हुए कई इंटिमेट फोटोज भी होती। उन सालों में मैं इतना रोया कि पूरी लाइफ के लिए मेरे आंसू ही खत्म हो गए। अब ये बिल्कुल मेरे पिछले जन्म जैसा था। उसी चॉइस के सामने उसने फिर से लू यूचिन को चुना। मैंने अपने सामने खड़ी औरत को देखा। उसके सारे शब्द दूसरे आदमी के लिए नपे तुले थे। उसने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, कभी मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस बार मैंने न बहस की और न ही हंगामा किया। बस शांति से उसे देखा। ठीक है, मैं अग्री करता हूं। शायद इसलिए कि मैं बहुत जल्दी राजी हो गया। वेन एक पल के लिए रिएक्ट नहीं कर पाई। उसकी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। उसने मुझे ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि शायद उस आदमी की आंखों में धोखे की कोई झलक मिल जाए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि न जाने कब मैं एक अलग इंसान बन गया था। मेरी आंखों और बातों में अब वो कहीं नहीं थी। वो जो भी करती, मैं इंडिफरेंस उदासीनता दिखाता। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। तुम इतनी आसानी से मान गए? मैंने अपना सिर उठाकर सामने खड़ी औरत को देखा। तो और क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मान जाऊं? अगर मैं हंगामा करूं और मना कर दूं तो क्या तुम मान जाओगी? इस सवाल ने वेन को निरुत्तर स्पीचलेस कर दिया। जवाब साफ तौर पर नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिला था वो डिसाइड कर चुकी थी। उसे लू यूचिन को ले जाना ही था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए वो सिर्फ गिल्टी महसूस करते हुए मेरा हाथ थाम सकी। गुइम, तुमने सहा है। मैं बाद में इसकी पाई करके भरपाई कर दूंगी। मैं शांत रहा, मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। हमारा कौन सा बात बचा है? क्योंकि ट्रांसफर ऑर्डर अचानक आया था, स्टाफ क्वार्टर के लोगों ने वेन के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी के दौरान मैं शांति से कोने में बैठा रहा। वेन और लू यूचिन को भीड़ से घिरा हुआ देखता रहा। व्हाइट लिकर के गिलास एक के बाद एक गिलास, जिससे उस औरत की आंखें और भी ज्यादा धुंधली होती गईं। उस आदमी का चेहरा और भी लाल हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें टोस्ट करने आने लगे। लू यूचिन इसे संभाल नहीं सका और वेन की ओर झुक गया। शायद मेरी नजरों को नोटिस करते हुए उसने जल्दी से लू यूचिन को खुद से दूर धकेल दिया, फिर अपने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से उसे साइड वाले सोफे पर ले जाने में मदद करने को कहा। जैसे ही वेन मेरी तरफ चलने ही वाली थी, अचानक दीवार के बेस से छत तक एक दरार आ गई। साथ ही एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे जमीन दहाड़ रही हो। बिल्डिंग हिल गई, जिससे चरमराने की आवाजें आने लगीं। पूरी दीवार पर दरारें आ गईं, जैसे वो किसी भी पल गिर सकती हो। उस चक्कर आने वाले एहसास और भयानक डर में हर कोई तुरंत पीला पड़ गया। अर्थक्वेक। मंजर पल भर में अफरा तफरी वाला हो गया। हर तरफ चीखें और रोना गूंजने लगा। वो औरत जो मेरी तरफ आने वाली थी, उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे से लू यूचिन की पुकार सुनाई दी, विन सिस्टर। उस औरत के कदम तुरंत रुक गए और उस हिचकिचाहट के पल में पूरी बिल्डिंग ढह गई। अनगिनत लोग मलबे के नीचे दब गए। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली, लेकिन पाया कि मेरा पूरा शरीर गिरते हुए बीम्स के नीचे पूरी तरह दबा हुआ था। उस पिच ब्लैक अंधेरे में हल्की रोने की आवाजों के अलावा सिर्फ मेरे दिल की धड़कन की आवाज बाकी थी। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन खुद को इतना डरा हुआ पाया कि कोई आवाज ही नहीं निकल सकी। पता नहीं कितनी देर हो चुकी थी। अचानक ऊपर से इलेक्ट्रिक ड्रिल्स की आवाज आई, जिसके बाद रेस्क्यू वर्कर्स के चिल्लाने की आवाज आई। कोई मिल गया। ऊपर का मलबा हटाया गया।
उस चकाचौंध रोशनी ने मुझे अनजाने में अपनी आंखें कसकर बंद करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब मैंने मलबे के नीचे रेस्क्यू वर्कर्स को साफ देखा तो वे हिचकिचाने लगे। दूसरी तरफ मेरे फंसे होने के अलावा लू यूचिन भी फंसा हुआ था। सिस्टर विन, आपके हस्बैंड और लू यूचिन दोनों यहाँ नीचे फंसे हुए हैं। अभी सिचुएशन क्रिटिकल है। हमें नहीं पता कि आफ्टरशॉक्स कब आएंगे। हमें पहले किसे रेस्क्यू करना चाहिए? जब विन ने मुझे पीले पड़े चेहरे के साथ फंसे हुए देखा तो उसका दिल अचानक दहल गया। बेशक, रेस्क्यू। जैसे ही वो बोलने वाली थी, लू यूचिन, जिसे अभी होश आया था, गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, सिस्टर विन, प्लीज मुझे पहले रेस्क्यू कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिस्टर विन, मुझे छोड़कर मत जाइए। ठीक इसी वक्त अचानक एक आफ्टरशॉक आया। उस हिंसक झटके ने हमें और भी गहरा दफन कर दिया। हमें जल्दी डिसाइड करना होगा। अगर हम और देर करेंगे तो दोनों में से किसी को नहीं बचाया जा सकेगा। सिस्टर विन, आपने एक बार मेरी बहन से वादा किया था कि आप मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। ये हताश पुकार सुनकर वेन विन की आंखों में गंभीरता भर गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बोली, पहले लू यूचिन को रेस्क्यू करो। उसकी चॉइस सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो एक बाहरी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। यहां तक कि मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। मैं उसे यकीन न होने वाली नजरों से देखने लगा। पहले उसने लू यूचिन के लिए मुझे बार बार छोड़ा था, लेकिन अब ये जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने फिर भी मुझे छोड़ दिया। कांपती आवाज में मैंने अपना मुंह खोला, वेन विन। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, मेरे शब्द लू यूचिन की तेज चीखों में दब गए। सिस्टर विन, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। वेन विन ने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तुरंत रेस्क्यू टीम को डायरेक्ट किया, पहले लू यूचिन को रेस्क्यू करो। ठंडी आरी 100 ब्लेड्स ने मलबे की परतों को काटना शुरू किया। धूल, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े हर तरफ बिखरने लगे। उस हिंसक झटके की वजह से हवा धूल की दम घोंटने वाली गंध से भर गई। मुट्ठी भर भरकर मिट्टी मेरी तरफ गिरने लगी। तभी एक और आफ्टरशॉक आया। मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। मैं इंस्टिंक्टिवली भागना चाहता था, लेकिन हिलने में बिल्कुल असमर्थ था। और इसी पल, जब वेन विन ने अपने दांत भींचकर आखिरी लकड़ी के बोर्ड को काट दिया था और लू यूचिन को बाहर खींच लिया था, एक धूम की आवाज के साथ मलबा अचानक ढह गया। मेरा आधा शरीर अभी बाहर ही निकला था कि मैं फिर से अंधेरे में दफन हो गया। बेहोश होने से पहले आखिरी पल में उस औरत का डरा हुआ चेहरा मेरी आंखों में गहराई से छप गया था। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द था और मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोलने के लिए स्ट्रगल किया। सफेद छत दिखाई दी। गुइम, तुम जाग गए। मेरे पास से एक खुशी भरी आवाज आई। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा। वेन विन को देखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जाहिर है, वो कई रातों से मेरी रखवाली कर रही थी। लेकिन अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे अर्थक्वेक के उस पल की याद आई। उसने लू यूचिन को बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया था। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, आंखें बंद कर लीं। हॉस्पिटल का कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। जब विन ने मुझे इस तरह देखा तो उसने अपनी मुट्ठियां भींची, फिर उन्हें ढीला छोड़ दिया, ये जानते हुए कि अब वो चाहे जो भी कहे, मैं और नहीं सुनूंगा। उसने काफी देर तक अपने होंठ भींचे रखे। आखिरकार धीरे से कहा, तुम बस अच्छे से रेस्ट करो, मैं जाकर देखती हूं कि लू यूचिन कैसा है। वार्ड का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। एक आंसू गिरा और तकिए को गीला कर दिया, लेकिन मैंने उसे जल्दी से पोंछ दिया। आने वाले दिनों में वेन विन शायद गिल्ट की वजह से हम दोनों के बीच आती जाती रही। ज्यादातर वक्त वो मेरे साथ ही रहती थी। मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मुझे अब परवाह नहीं थी कि वो कहाँ जाती है। इसके उलट बगल वाले वार्ड में लू यूचिन आज शांत नहीं बैठ सका जब वेन विन यहां नहीं थी। वह गुस्से में भागकर आया। इसका क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगे ताकि हमें अकेले वक्त मिल सके? वो अब तुमसे क्यों चिपकी हुई है और तुम्हें छोड़ नहीं रही? क्या तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो? मैंने अपने सामने खड़े उस असंतुष्ट आदमी को देखा, काफी देर चुप रहा और फिर अपनी जेब से डिवोर्स पेपर निकाला जो मुझे अभी मिला था। मैंने उसे पसंद करना कब का छोड़ दिया है। मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं चिढ़ा रहा हूं। मैंने पहले ही डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है। लू यूचिन हैरान रह गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे हमेशा लगता था कि मैं सिर्फ कह रहा हूं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना डिसाइसिव हो जाऊंगा, यहां तक कि पहले से ही डिवोर्स पेपर हाथ में होंगे। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाता, हॉस्पिटल का दरवाजा फिर से खुला। वेन विन ने मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर देखा। तुमने ये क्या पकड़ रखा है? जब वेन विन उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ी तो लू यूचिन तुरंत खड़ा हो गया और उसके सामने आ गया। सिस्टर विन, आप अभी कहाँ गई थीं? मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। लू यूचिन उसे बाहर ले जाने के लिए उसकी आस्तीन खींचते हुए बोला। हॉस्पिटल का दरवाजा एक बार फिर बंद होते देखते हुए मैंने आखिरकार चैन की सांस ली।
डिस्चार्ज होने वाले दिन मुझे लू यूचिन से पैसों की आखिरी रकम मिली। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक डिवोर्स क्यों मांगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। हमारी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ। मैंने वो सारा पैसा लिया जो मैंने इस दौरान लू यूचिन से हासिल किया था, उसे डिपॉजिट किया और घर पर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब वेन विन वापस लौटी तो वो पूरे कमरे में फैले कपड़ों को देखकर हैरान रह गई। तुमने ये सारे कपड़े बाहर क्यों निकाले हैं? मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस जमीन पर बिखरे कपड़ों को समेटने के लिए नीचे झुक गया और शांति से कहा, मौसम बदल गया है, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर निकाला है। कपड़े समेटते हुए मेरा झुका हुआ सिर देखकर न जाने क्यों डोरनॉब पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसके दिल में घबराहट पैदा होने लगी। मेरी हाल की अजीब हरकतों के बारे में सोचकर वो जल्दी से चलकर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। अब और पैक मत करो, हनान में मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगी। मैं एक पल के लिए रुक गया, उसकी बात समझ नहीं आई। उस औरत ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, उसकी आवाज में पैनिक था। इस बार मैंने ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट की है, वे मुझे 2 लोगों को साथ लाने देने के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए मैं लू यूचिन और तुम्हें दोनों को हनान ले जा सकती हूँ। लेकिन टीवी स्टेशन पर जॉब अभी भी सिर्फ लू यूचिन के लिए ही है। ठीक है, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो कि अर्थक्वेक के दौरान मैंने तुम्हें बचाने का फैसला नहीं किया, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मैंने उसकी बहन से उसका ख्याल रखने का वादा किया था, मैं वो वादा नहीं तोड़ सकती थी। क्या तुम अब गुस्सा होना बंद करोगे? ये सुनकर मैंने बिना एक शब्द कहे शांति से उसे देखा, मन ही मन मजाक उड़ाते हुए। उसे लगता है कि मैं सिर्फ नाराज हूं, पर मुझे नाराज होने का हक ही क्या है? मेरी पिछली लाइफ में भी यही अर्थक्वेक आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त मैं लू यूचिन के साथ नहीं फंसा था, लेकिन फिर भी उसने पहले लू यूचिन को बचाने का फैसला किया और आधे महीने तक हॉस्पिटल में लू यूचिन की देखभाल करती रही। उसके बाद ही उसे मुझे फोन करके मेरा हाल पूछने की याद आई। ठीक उससे पहले लू यूचिन के दोस्त जानबूझकर मुझे उकसाने आए थे कि लू यूचिन का हाथ जख्मी है। कैसे वेन विन ने उसकी देखभाल की, यहां तक कि पूरी रात जागकर उसका ख्याल रखा, एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मेरे दिल में ढेरों शिकायतें, ग्रीवेंसेस भर आईं। साफ था कि मैं भी चोटों से भरा हुआ था, फिर भी मेरी वाइफ एक ऐसे आदमी के पास थी जिसे सिर्फ मामूली चोट आई थी, उसे बड़े प्यार और सब्र से दिलासा दे रही थी। जबकि मेरे सर्जरी के लिए एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक शुरू से आखिर तक मैं अकेला था। वो शिकायत धीरे धीरे गुस्से और नफरत में बदल गई। फोन पर मेरी उससे बहुत बड़ी बहस हुई थी। मैंने अपना सारा गुस्सा और दुख निकाल दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से उस औरत ने एक शब्द नहीं कहा जब तक कि मेरा गुस्सा शांत नहीं हो गया। उसने बिना मन के कहा, मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे और लू यूचिन के बीच कुछ नहीं है। अगर तुम कुछ और सोचना चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरी रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। मुझे साफ सुनाई नहीं दिया कि उसके बाद उसने क्या कहा। मुझे बस इतना पता है कि मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ ही समय बाद वो लू यूचिन को हनान ले गई थी। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं एक अलग ही जेनसिटी और शांति दिखा रहा था। इसके उलट उसने ऑर्गेनाइजेशन से मुझे साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की। मेरी आंखों में मजाक की एक झलक आई जिसे मैंने जल्दी से छिपा लिया। फिर भी वो विन की नजरों से नहीं बच सका। उसका दिल और ज्यादा घबराने लगा, जैसे वो कुछ खोने वाली हो। उसने अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। गुइम, क्या हम साथ जा सकते हैं? मैं जानता था कि मैं मना नहीं कर सकता। अगर मैं मना करता तो उसे यकीनन शक हो जाता। आखिर उसकी नजरों में मैं ऐसा इंसान था जो उसके बिना जी नहीं सकता था। इसलिए मैंने धीरे से कहा, ठीक है, साथ चलते हैं। मेरा जवाब सुनकर वेन विन ने तुरंत चैन की सांस ली, इसलिए उसने वो नहीं सुना जो मैंने उसके बाद कहा। साथ तो पर एक ही मंजिल के लिए नहीं। वेन विन, तुम और मैं तो उस दिन से ही अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। रवानगी डिपार्चर के दिन मुझे पीछे चलते देख लू यूचिन के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपना सूटकेस उठाया और कार में रख दिया। पूरे सफर के दौरान लू यूचिन अपनी वही पुरानी चालें चलता रहा। कभी कहता कि उसके टखने एंकल में मोच आ गई है, चाहता था कि वेन विन उसे ट्रेन में चढ़ने में मदद करे, या ट्रेन में कहता कि उसे थोड़ी ठंड लग रही है, विन के और करीब बैठना चाहता था, या कहता कि उसे नींद आ रही है और उसका सिर उसकी गोद में रखना चाहता था। वेन विन शुरू में हर बार मना करना चाहती थी। वो सामने बैठे मेरी तरफ देखती, पर मैंने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आखिरकार वो रह नहीं पाई और लू यूचिन की एक एक रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ी। उसकी फिक्र देखकर आसपास के लोग तारीफ किए बिना नहीं रह सके। यह नौजवान सच में लकी है, इतनी फिक्र करने वाली वाइफ से शादी की है। इस कमेंट ने लू यूचिन का चेहरा लाल कर दिया। वो लगातार विन के करीब दुबकने की कोशिश कर रहा था, पर वो दूर हट गई। उसका चेहरा ठंडा था। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा और इसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी सफाई ने लू यूचिन को फ्रीज कर दिया, पर बगल वाले पैसेंजर को लगा
कि वो सिर्फ शर्मा रही है। बेटी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे हासिल करो। फिर भी कह रही हो कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर इतनी क्लोज इंटीमेट क्यों हो? ये सुनकर वेन विन तुरंत खड़ी हुई और मेरे बगल में आकर बैठ गई। ये मेरे हस्बैंड हैं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। पैसेंजर की नजरें हम तीनों के बीच घूमती रहीं। आखिरकार उसने अपनी बात निगल ली और खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगा। लू यूचिन ने अपने होंठ चबाए और नफरत से सामने बैठे उस आदमी को देखने लगा जो आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। ट्रेन झटके खाती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ी और आंखें खोली। मेरा पैर बगल में रखे सूटकेस से टकरा गया। दर्द भरी चीख ने मेरे बगल में सो रही वेन विन को जगा दिया। विन ने जल्दी से मेरा माथा छूकर सहलाया और बगल में रखे सूटकेस को देखा। उसे हैरानी हुई। तुमने सूटकेस यहाँ क्यों रखा है? लाओ, मैं इसे ऊपर सामान रखने वाली रैक, लगेज रैक पर रख देती हूँ। पर मैंने सूटकेस को मजबूती से पकड़ लिया। जरूरत नहीं है, यहां ज्यादा कन्वीनियंट। मेरे चेहरे पर साफ इनकार देखकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब ट्रेन रुकी तो वेन विन बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई। सामने बैठा लू यूचिन बेचैन था और मुझे देख रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अब वेन विन को पसंद नहीं करते? फिर तुम अब हमारे पीछे यहां क्यों आ रहे हो? मैं शांत रहा। भरोसा रखो, मैं वही करूंगा जो मैंने कहा था। लू यूचिन ने भौहें सिकोड़ी। वो पूछने ही वाला था कि मेरा क्या मतलब है, तभी डिब्बे के आखिरी छोर से अचानक शोर मच गया। चोर को पकड़ो, उसे भागने मत दो। हम दोनों ने अपना सिर उस तरफ घुमाया तो देखा कि एक खूंखार दिखने वाला आदमी हाथ में चाकू लिए हमारी तरफ भाग रहा था। वो पैनिक में किसी को बंधक हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा था और उसके सबसे करीब मैं और लू यूचिन थे। वेन विन ने जब यह देखा तो उसका चेहरा बिजली की तरह काला पड़ गया। वो चोर की तरफ लपकी, पर चोर पहले ही उन दो लोगों के बीच चाकू लेकर पहुंच चुका था। इमरजेंसी में वो सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकती थी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और पीले पड़े चेहरे वाले लू यूचिन को अपनी बाहों में खींच लिया। अगले ही पल जब उसने मुझे खींचने की कोशिश की तो वो एक कदम लेट हो चुकी थी। चोर ने मुझे पकड़ लिया था। पैनिक में उसने अपना चाकू घुमाया और मुझ पर पूरी ताकत से वार स्लैश किया। ट्रेन के डिब्बे में फिर से अफरा तफरी मच गई। तभी विन ने तुरंत चोर को लात मारी। ट्रेन पुलिस भी वक्त पर पहुंच गई और चोर को जमीन पर दबोच लिया। पास के पैसेंजर्स ने जल्दी से कपड़े फाड़कर मेरा खून रोकने में मदद की। वेन विन घबराहट में दौड़कर आई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि शब्द उसके गले में अटक गए। मेरा बायां हाथ लगातार ब्लीडिंग कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें इतनी शांत थीं कि वे ठंडी लग रही थीं। पूरी रात हम दोनों एक ही रो में बैठे रहे, बस बीच में रास्ता आयल था। वो मेरे जख्म पर पट्टी बांधते हुए माफी मांग रही थी। आई एम सॉरी गुइम, अभी जो हुआ तुम जानते हो, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब वेन विन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें गिल्ट से भरी थीं, ये देखकर कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आखिरकार वो सिर्फ एक आह भर सकी। जब हम हनान पहुंच जाएंगे, क्या हम अच्छे से साथ रह सकते हैं? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। मैंने बस थककर अपनी आंखें बंद कर लीं, एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे थका हुआ देखकर विन ने भी आगे बात नहीं की, बस धीरे से मुझे एक पतले कंबल से ढक दिया। शांत रात में ये देखकर कि पूरा डिब्बा गहरी नींद में है, मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मैंने अपने पैरों के पास रखा सूटकेस उठाया, फिर पास में सो रही वेन विन के हाथ में डिवोर्स पेपर सरका दिया। सामने सो रहे उस चेहरे को देखकर मैं एक पल के लिए डेज्ड रह गया। ये वो चेहरा था जिसे मैंने अनगिनत बार देखा था। जब प्रपोजल सक्सेसफुल हुआ था तब ये चेहरा खुशी से भरा था, यहां तक कि हमारी सुहागरात पर वो एक बच्चे की तरह रोई थी। जब लू यूचिन को लेकर बहस होती थी तो इसी चेहरे पर कोल्डनेस और बेबसी दिखती थी। उसकी आवाज भी इल्जामों से भरी होती थी। हर याद मेरे दिमाग में कौंध गई। ये चेहरा जिसे मैंने 5 साल तक देखा था और 5 साल तक प्यार भी किया था, अब से मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ। वो औरत थोड़ी हिली पर उसने आंखें नहीं खोली। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना सामान उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। बजरी वाले रास्ते पर सूटकेस के पहियों के चलने की कटर कटर आवाज आ रही थी। मैं ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे दूर चला गया, बिना पीछे मुड़े, जबकि लाउडस्पीकर वाला अटेंडेंट बार बार उन पैसेंजर्स को जगा रहा था जो अभी भी सो रहे थे। हम हनान पहुंच गए हैं। अगले ही पल वेन विन ने अपनी आंखें मली। उसके हाथ से कुछ नीचे गिरा। उसने इंस्टिंक्टिवली उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने साफ देखा कि वो क्या है तो उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। डिवोर्स पेपर्स। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो जमीन से उन पेपर्स को उठाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कई कोशिशों के बाद वो उन्हें पकड़ पाई। जब उसने उन्हें खोला तो अंदर उसकी सोलो फोटो साफ दिख रही थी। वो सीधी होकर बैठी और उस जगह की तरफ देखा जहां मैं बैठा था। वहां सीट खाली थी, यहां तक कि मेरा सामान भी गायब था।
वो औरत तुरंत पैनिक हो गई, हर जगह मेरा नाम पुकारने लगी। लेकिन वहां मौजूद हैरान पैसेंजर्स के अलावा किसी और ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसके पास कुछ और सोचने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से स्टेशन पर उतरी, हर तरफ मुझे ढूंढने लगी, पर सब बेकार था। उसके सीने में एक अजीब सा गुस्सा उठा। वेन विन ने उन पेपर्स को हाथ में ऐसे भींचा जैसे उन्हें फाड़ देना चाहती हो। उसे पता था कि शांति से डिवोर्स लेने के लिए केवल मैंडेटरी डिवोर्स ही एक रास्ता था, और इस टाइप के डिवोर्स के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 1 महीने पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी। दूसरे शब्दों में 1 महीने पहले ही मैं उसे तलाक देने की तैयारी कर चुका था। पर मैंने क्या गलत किया था? उसने मुझे कुछ बताया तक नहीं और पहले ही डिवोर्स चाह लिया। वेन विन ने सिर उठाया और खाली स्टेशन को देखा। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था। इसी वक्त लू यूचिन ट्रेन से नीचे उतरा। जब उसने विन के हाथ में डिवोर्स पेपर्स देखे तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक कौंधी। उसने तुरंत विन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अब कुछ भी छिपा नहीं था। क्या ये डिवोर्स पेपर्स हैं सिस्टर विन? अब जब गुइम ने तुम्हें तलाक दे दिया है तो हम... उसका चेहरा लाल हो गया, पर वेन विन ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। उसकी नजरें बहुत सीरियस थीं। उसकी आंखों में अब पहले जैसी फिक्र नहीं थी, यहां तक कि उसके बात करने का तरीका भी यूचिन से बदलकर कॉमरेड लू हो गया। कॉमरेड लू, तुम्हारा ख्याल रखने का मेरा मिशन यहीं खत्म होता है। वो आदमी तुरंत अपनी जगह पर जम गया। उसे सिर से पांव तक ठंडक महसूस हुई। आपने मुझे क्या बुलाया? अगर पहले का वक्त होता तो विन यकीनन उसे दिलासा देने आगे बढ़ती, पर अब वो सिर्फ उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। कॉमरेड लू, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल सिर्फ तुम्हारी बहन की आखिरी विश की वजह से रखा था। अब मैंने उसकी विश पूरी कर दी है। तुम्हें हनान ले आई हूं और तुम्हारे लिए एक स्टेबल जॉब भी ढूंढ ली है। अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके शब्द और भी कड़वे होते गए। वो आदमी अपने आंसू नहीं रोक सका। दुख की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। उसने इतनी मेहनत से खुद को इतने पावरफुल इंसान के बगल में सेट किया था, वो इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? वह झपट्टा मारकर आगे बढ़ा और उस औरत को पीछे से कसकर पकड़ लिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। वेन विन, आपने मेरी बहन से वादा किया था, तो आपको मरते दम तक मेरा ख्याल रखना होगा। आप मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं? उस औरत ने उसे अपनी बाहों से जोर से धक्का दिया। लू यूचिन, इंसान के तौर पर इतने लालची मत बनो। आप ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के बाद क्या आपके दिल में कभी कोई फीलिंग्स नहीं रही? क्या आप सच में मुझे जाने दे सकती हैं? उस आदमी की याददाश्त सच में बहुत अच्छी थी। उसे साफ याद था कि जिस दिन उसकी बहन गुजरी थी, विन ने कैसे उसे गले लगाकर चुप कराया था, कैसे उसने डांस में उसे गले लगाया था, कैसे कार एक्सीडेंट में उसे प्रोटेक्ट किया था। अर्थक्वेक और ट्रेन के वे सारे सीन। उसकी आंखें दूसरों को धोखा दे सकती थीं, पर उसे नहीं। वो उसे पसंद कैसे नहीं कर सकती थी? उस औरत ने डिवोर्स पेपर्स को हाथ में कसकर पकड़ा। कागज का कोना उसके हाथ में दर्द दे रहा था, लेकिन इससे उसका दिमाग और साफ हो गया। वो पसंद करना नहीं था, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। अगर तुम्हें खरोंच भी आती तो मैं बाद में तुम्हारी बहन को क्या मुंह दिखाती? लू यूचिन अपना सिर हिलाता रहा। आंसू और तेजी से बहने लगे। आप मुझे पसंद नहीं करती? तो फिर आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थीं? हर बार आप दूसरों को मेरा ख्याल रखने के लिए कह सकती थीं। आपने खुद ही ऐसा करने की जिद क्यों की? जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने वेन विन की तरफ देखा। अब मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको अपना बना चुका हूं। ये बात वेन विन के लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी। उसने सदमे में उसे देखा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। मैं तुम्हारी औरत हूं, उसने एक एक शब्द चबाकर कहा। वो भी कदम दर कदम उसके करीब आने लगा। लू यूचिन ने अपने होंठ जोर से दबाए। उसकी पीठ के पीछे हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने विन का गुस्सा झेला। जिस रात आपने वो सूप पिया था, मैं ही आपको बेड तक ले गया था। बेशक उसके बाद वो आदमी गुइम उसे नॉकआउट कर चुका था। उस औरत के कदम वहीं रुक गए। उसे भी वो रात याद आई। उसे मैं गुइम भी याद आया। वे कैजुअल बहाने। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी ही वाइफ को दूसरे मर्द के बेड तक पहुंचा देगा? धोखे की आग उसे सिर से पांव तक जलाने लगी। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, गेट पर खड़ा गार्ड दौड़कर आया। कमांडर इन चीफ ने आपको बुलाया है। उस औरत ने अपना गुस्सा दबाया। लू यूचिन की तरफ देखा तक नहीं। ऑर्डर दिया, इसे पहले घर ले जाओ, और टीवी स्टेशन वाली जॉब के लिए इसे अभी कैंसिल करो। उन लोगों के जाने के बाद लू यूचिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने राहत की सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। अपने पैरों के नीचे के पत्थरों को देखते हुए उसे लगा कि फिलहाल तो वो बच गया है, लेकिन फ्यूचर का क्या? वो जितना सोचता उतना ही असंतुष्ट और चिढ़ा हुआ महसूस करता। ये सब गुइम की वजह से है। अगर वो इतनी अचानक नहीं गया होता तो मैं इस सिचुएशन में नहीं फंसता।
एक ऑफिस में कमांडर लियू ने अपने सामने बैठी औरत को देखा और उसकी मैरिड स्टेटस को ध्यान में रखते हुए फिक्र से पूछा। उन्होंने एक सेंटेंस और जोड़ा, और छोटा डू वो अभी हनान आया है, शायद अभी उसे यहाँ की आदत न हो, उसका अच्छे से ख्याल रखना। वेन विन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। आखिर एक एक्सपीरियंस्ड इंसान होने के नाते उसके एक्सप्रेशन को देखकर कमांडर लियू समझदारी से मुस्कुराए। क्या हुआ? फिर से उससे कोई बहस हुई? बहस नहीं हुई, हमारा डिवोर्स हो गया है। हमारे डिवोर्स की वजह सुनने के बाद दूसरे इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। उनकी आवाज में उलाहना, रिप्रोच था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम बैटलफील्ड तो सही गलत का फैसला कर लेती हो, इमोशनल मामलों में इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? लू यूचिन की बहन ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें उसकी आखिरी विश पूरी करनी चाहिए, लेकिन बहुत से काम तो दूसरे भी कर सकते थे। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? कमांडर लियू और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने हाथ हिलाकर उसे पहले जाने के लिए कहा। घर जाते समय गार्ड ने गुइम के बारे में आज की रिपोर्ट दी। हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पर हमें बस इतना पता चला कि वो कयासू प्रोविंस की तरफ गया है, लेकिन किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये साफ नहीं है। इन्फॉर्मेशन अभी उतनी डेवलप्ड नहीं थी। लोगों के समंदर में उसे ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था। उस औरत का चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। आखिरकार उसने थककर आंखें बंद कर लीं। कार फिर से शांत हो गई जब वो अपने नए घर पहुंची। दरवाजे के अंदर से एक तीखी चीख सुनाई दी। खुशनसीबी से अभी का घर पहले के मिलिट्री क्वार्टर्स जैसा नहीं था। पड़ोसी काफी दूर दूर थे। अब अगर लू यूचिन जोर से रोता भी तो कोई पड़ोसी झांकने नहीं आता। भौहें सिकोड़ते हुए उसने लिविंग रूम में एंट्री की तो देखा कि लू यूचिन सोफे को कसकर पकड़े हुए है। उसे अंदर आते देख वो उछल पड़ा और उसे गले लगाना चाहा, लेकिन वो बचकर एक तरफ हो गई। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूं, अब प्लीज यहां से चले जाओ। उस आदमी के आंसू गिरते रहे। मैं नहीं जाऊंगा। वेन विन, अगर आप सच में मुझे पसंद नहीं करती तो आपको मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि कई बार अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब मेरा पूरा दिल आप पर आ गया है। आप मुझसे क्या चाहती हैं? हम इतने समय से साथ हैं। मेरी रेपुटेशन ही आपकी वजह से खराब हुई है। अब आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब उसके अंदर पहले जैसी सावधानी नहीं थी। वो बस उसे एकटक घूर रहा था। वो नजर अफीम की तरह थी, जिसे देखकर कोई भी सेहर डर जाए। मैंने पहले तुम्हारी जो भी मदद की वो सबके सामने की थी। कहा था कि एक सोल्जर के रिलेटिव का ख्याल रख रही हूं। इतने सालों में मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फिर भी तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। आखिरकार लू यूचिन ने पहली बार रोना बंद किया और अपने सामने वाले इंसान को सीरियस होकर देखा। उसके जैसी सोल्जर का कॉमन स्टाइल ठंडी बेरुखी ही थी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूं ताकि तुम हनान में रह सको। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर उसने जमीन पर बैठे उस आदमी की तरफ फिर नहीं देखा। दरवाजा बंद करते ही उस आदमी के गले से एक हल्की आह निकली। दूसरी तरफ मैंने अपने सामने के अनजान नज़ारे को देखा। मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। ट्रेन से उतरने के बाद मैं रैंडमली दूसरी ट्रेन में चढ़ गया था। अनजाने में वो मुझे जांगनान ले आई। हल्की बारिश होने लगी थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ सिर पर रखा और अनजाने में सामने वाले लकड़ी के दरवाजे का सहारा लिया, लेकिन पीछे हटते समय मैं किसी से टकरा गया। सॉरी, मैं इंस्टिंक्टिवली लेकिन तुरंत उस इंसान की गहरी आंखों में खो गया। उस औरत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। कोई बात नहीं, बारिश से बचने के लिए अंदर आ जाओ। खिड़की के पास चाय की खुशबू फैल गई। मैंने सूखे कपड़े बदले और सू यूई के सामने बैठ गया। उसके दिए हुए चाय के गरम कप को ध्यान से पकड़ लिया। थैंक यू। सू यूई हल्का सा मुस्कुराई, फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो। क्या तुम जांग अकेले आए हो? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मैं अब पुरानी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था। आखिर वे यादें मेरे लिए सच में बहुत अच्छी नहीं थीं। सामने वाली इंसान समझदार थी और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। बस ये पूछा कि मैंने आगे का क्या प्लान बनाया है। हालांकि लू यूचिन ने मुझे 5000 युआन से ज्यादा दिए थे, लेकिन वो पैसा आखिरकार खत्म हो ही जाएगा। मुझे अपना गुजारा करने के लिए जॉब ढूंढनी थी, लेकिन मेरी वेन विन से 5 साल तक शादी रही थी। मेरे पुराने स्किल्स अब जंग खा चुके थे। अब मैं क्या कर सकता था? सू यूई ने मेरी आंखों में कन्फ्यूजन साफ देख लिया था। उसने अपनी उंगली टेबल पर हल्की सी थपथपाई, जैसे कुछ सोच रही हो। मेरी एक दोस्त एक छोटी टेलर शॉप ट्रांसफर करना चाहती है। अगर तुम्हें बुरा न लगे, बारिश रुकने के बाद तुम जाकर देख सकते हो। मेरी आंखों का कन्फ्यूजन तुरंत खुशी में बदल गया। बारिश रुकने के बाद सू यूई ने अपनी शॉप बंद की। वह मुझे ग्रीन स्टोन्स वाले रास्ते पर ले गई। चलते चलते उसने मुझे इस छोटे से टाउन के तौर तरीकों के बारे में बताया। हालांकि टाउन छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत दयालु थे।
सड़क के किनारे कई दुकानें थीं, लेकिन टेलर शॉप्स कम थीं। वो दोस्त भी स्टोर छोड़ने के लिए राजी नहीं था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली हनान में थी। वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। उसे मजबूरी में बिजनेस ट्रांसफर करना पड़ा। हनान का जिक्र आते ही मुझे अचानक वैन विन और लू यूचिन की याद आई। टाइम के हिसाब से अब तक वे वहां पहुंच चुके होंगे। अब मेरे बिना उनके बीच का रिश्ता स्मूथ चलना चाहिए, पर जो भी हो, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ मिनट चलने के बाद मेरे सामने एक 2 मंजिला घर आया। सू यूई के दोस्त के इंट्रोडक्शन के बाद मुझे इस घर के बारे में रफली सब समझ आ गया। फर्स्ट फ्लोर पर टेलर शॉप खोली जा सकती थी। सप्लाई सोर्सेज की बात करें तो उस दोस्त ने सब एक बुक में रिकॉर्ड किया था। उस वक्त वे सीधे मुझे सौंपे जा सकते थे। घर थोड़ा छोटा था, बस एक बेड और कुछ टेबल की जगह थी, लेकिन पिछला हिस्सा बैकयार्ड काफी बड़ा था। किचन और बेसिक सुविधाओं के अलावा वहां एक खाली जमीन भी थी, जहां सब्जियां और फूल उगाए जा सकते थे। हम दोनों की आपस में काफी अच्छी बात हुई। सू यूई के सपोर्ट से ये टेलर शॉप जल्दी ही एक सैटिस्फैक्ट्री प्राइस पर तय हो गई और मैंने उसे खरीद लिया। अगले हफ्ते मैं काफी बिजी हो गया, हाउस ट्रांसफर और टेलरिंग का काम फिर से सीखने में। 1 महीने से भी कम समय में मैंने काफी कुछ सीख लिया था। न केवल मैंने अपने लिए कपड़ों का एक नया सेट बनाया, बल्कि सू यूई को स्पेशल थैंक्स कहने के लिए उसके लिए भी एक नया सेट तैयार किया। मेरे दिए हुए कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। मेरे लिए गिफ्ट? मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। ख्याल रखने के बाद, शॉप में सब कुछ सेट करने के बाद मेरी सेविंग्स अब ज्यादा नहीं बची थीं। बस अपनी सच्ची कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने उसके लिए एक नई ड्रेस बनाने का फैसला किया। मुझे ये बहुत पसंद आई, थैंक यू। मैंने चैन की सांस ली। जब तक आपको बुरा न लगे तब तक सब ठीक है। टेलर शॉप अभी नई खुली थी। आसपास के पड़ोसी अभी सिर्फ देख परख रहे थे। आखिर मैं एक नया टेलर था। अगर मेरी स्किल्स अच्छी नहीं होती तो जब वे कपड़े पहनकर बाहर निकलते तो लोग उन पर हंसते। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी सी टेलर शॉप लोगों से खचाखच भर गई, क्योंकि मैं न केवल स्किल्ड था, बल्कि कपड़ों के स्टाइल भी काफी फ्रेश थे। सबसे बड़ी बात, मेरी जुबान मीठी थी, जिससे हर कोई अनजाने में मेरे प्रति सद्भावना, गुडविल महसूस करने लगा। एक और ढलती दोपहर थी। आखिरी कस्टमर को विदा करने के बाद मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक सामने से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि एक औरत ने हाथ में पकड़े कपड़े जमीन पर फेंक दिए। सब लोग इधर आओ और देखो, ये वही टेलर शॉप है। मैंने इतने पैसे खर्च किए और इनसे नई ड्रेस बनाने को कहा। नतीजा ये है कि फैब्रिक एकदम घटिया है, पहनने से पहले ही खराब हो गया। यह डिनर के बाद का समय था। हर कोई टहलने निकला था। शोर सुनकर सब इकट्ठा हो गए। टेलर गुइम का काम ऐसा कैसे हो सकता है? उसके फैब्रिक तो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कई बार वहां कपड़े बनवाए हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही बात है, वो ऐसा फैब्रिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? भीड़ से शक भरी आवाजें उठने लगीं। उस औरत का चेहरा और भी खराब हो गया। तुम सब बस औरतों को बुली करना जानते हो। मैं अपनी बदनामी करने के लिए झूठी कहानियां क्यों बनाऊंगी? इसका फैब्रिक वाकई इतना खराब है, इसे मुझे हर्जाना कॉम्पेंसेट देना होगा। इतना बोलने के बाद उसने भीड़ से कुछ और लोगों को बुलाया और उन औरतों के हाथ में भी खराब कपड़े थे। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। अगर मैं बेवकूफ भी होता तो भी समझ जाता कि ये सब जानबूझकर प्लान किया गया है। 1 महीने में मैं इतने सारे आउटफिट्स नहीं बना सकता था। इसके अलावा कपड़े ऑर्डर करने वाले हर उम्र और जेंडर के लोग थे। ये कैसा इत्तेफाक था कि सिर्फ इन जवान औरतों के ही कपड़े खराब हुए? मैंने चारों ओर देखा और जल्दी ही भीड़ में किसी को ताक झांक करते हुए पकड़ लिया, जो नजरें चुरा रहा था, पड़ोस की टेलर शॉप का मालिक। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, एक हाथ ने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने देखा कि सू यूई ने मेरी तरफ हल्का सा सिर हिलाया। फिर वो आगे बढ़ी और जमीन से कपड़े उठाए। आपके पास क्या सबूत है कि ये कपड़े इसी दुकान से बने हैं? वह औरत सू यूई के ठंडे बर्ताव से डर गई और अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन फिर भी अड़ी रही। मेरे पास क्या सबूत है? ये फैब्रिक और स्टाइल सिर्फ इसी की दुकान पर मिलता है। अगर इसने नहीं बनाया तो फिर किसने? सू यूई तिरस्कार से हंसी। ये स्टाइल और फैब्रिक तो पूरी सड़क पर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है। इसकी दुकान बना सकती है तो दूसरी दुकानें भी बना सकती हैं। उसने ड्रेस को पलटा और अंदरूनी हिस्से से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। आगे कहा, जो कोई भी यहाँ सिलाई के लिए आया है वो जानता है, काम पूरा करने के बाद इसकी आदत है कि ये पहचान के लिए अंदर एक छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा सीता है, जिस पर इसका नाम एम्ब्रॉयडर्ड होता है। ये टुकड़ा गलत जगह सिला गया है और इस पर लिखे अक्षर भी गलत हैं। उस औरत का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वो हकलाने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। अब लोगों को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। सब उस पर उंगलियां उठाने लगे।
आखिरकार सबकी आरोपी नजरों को न झेल पाने के कारण उसने पीछे वाले मास्टरमाइंड का नाम उगल दिया। वो बगल वाली टेलर शॉप का मालिक ही था। पता चला कि उसकी दुकान का बिजनेस हमेशा से खराब था। जब पुरानी टेलर शॉप बंद हुई थी तो वो खुशी खुशी सोच रहा था कि उसे मौका मिलेगा, लेकिन उसकी जगह मैं आ गया। न केवल दुकान फिर से खुली बल्कि बिजनेस पहले से भी बेहतर था। इसलिए उसने ये गंदी चाल चली। अगर आरोप सच साबित हो जाता तो मेरे कस्टमर यकीनन उसकी दुकान पर चले जाते, लेकिन अब उसकी स्कीम फेल हो गई और उसे जेल का सामना करना पड़ा। मालिक को पुलिस द्वारा ले जाते देख सबने तालियां बजाईं। जहां तक उन औरतों की बात थी, वे भी अफरा तफरी में चुपचाप निकल गईं, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी भारी था। सू युई ने फिक्र से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने बताया कि अभी जो हुआ वो एक चेतावनी, वार्निंग भी थी। फ्यूचर में ऐसी और घटनाएं होंगी और तरीके और भी शातिर, सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे। अगर वे वाकई मेरी दुकान से कपड़े ऑर्डर करें और मेरी नज़रों से ओझल होने के बाद कपड़ों के साथ कोई ट्रिक खेलें तो क्या होगा? मैंने सिर घुमाया और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को सहलाया। मेरी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। जब मैं पहले इस अनजान जगह आया था तो मैंने सिर्फ एक हुनर सीखने और गुजारा करने की उम्मीद की थी, लेकिन दुकान खुलने के कुछ ही समय बाद ऐसा कुछ हो गया। उस पल मैं पक्का नहीं था कि मुझे इसे जारी रखना चाहिए या नहीं। सू युई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। बेगुनाह लोग आखिरकार साबित हो ही जाते हैं। मैंने भी पहले ऐसी चीजें झेली हैं। जब पहली बार ऐसा हुआ था मैं भी बहुत घबरा गई थी। गोदाम से प्रीमियम चाय की पत्तियों को घटिया पत्तियों से बदल दिया गया था। कस्टमर के गुस्से के सामने मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया। पुलिस बुलाई और पूरी जांच और तुलना के बाद पता चला कि कस्टमर का ही एक कर्मचारी लालची था जिसने असली माल को नकली से बदल दिया था। तब से मैंने भी समझदार होना सीख लिया है, इसलिए मैंने ऐसी स्थितियों से निपटने के कई तरीके बनाए हैं। फिर उसने आगे कहा, मुसीबत आने से पहले हम सिचुएशन के हिसाब से लचीले, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और पहले से ही काउंटर मेजर्स सोच सकते हैं। एक हफ्ते बाद मैंने खास तौर पर दुकान बंद की और उसके साथ बैठकर एक एक करके काउंटर मेजर्स डिस्कस किए। जब दुकान फिर से खुली तो कस्टमर पहले से भी ज्यादा थे। मुझे अकेला बिजी देख सू युई ने मुझे 2 जवान लड़कियों से मिलवाया। दोनों ही काम में फुर्तीली और तेज नजर वाली थीं। लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस ले पाता, सू युई एक और खबर लाई। उसे हनान वापस जाना था। तभी मुझे उसकी असली पहचान पता चली। वो कोई चाय बेचने वाली नहीं थी, बल्कि हनान के एक कमांडर की पोती थी। केवल हेल्थ रीजन्स की वजह से वो जांगनान में रिक्यूपरेट होने आई थी। अब उसकी सेहत सुधर चुकी थी तो यकीनन उसे वापस जाना था। मेरे दिल में उदासी भर आई। जब मैं पहली बार इस छोटे से टाउन में आया था तो पहली इंसान जिससे मैं मिला था वो वही थी। उसने बाद में मेरी बहुत मदद भी की थी, पर हम अभी दोस्त बने ही थे कि अब बिछड़ने का वक्त आ गया। मेरा उदास चेहरा देखकर उसके दिल में भी एक लहर उठी कि मुझे अपने साथ हनान चलने के लिए कहे। लेकिन फिर उसे याद आया कि जब भी हम बात करते थे मैं हमेशा हनान का जिक्र टाल देता था, जैसे वहां कुछ बुरा हुआ हो। आखिरकार उसने उस ख्याली सोच को दबा दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना घर का एड्रेस दे दूंगी। हम एक दूसरे को लेटर लिख सकते हैं। ये सुनकर चाहे मुझे कितनी भी उदासी महसूस हो रही हो, मैं उसे बस दबा ही सका। जिस दिन सू युई गई वो दिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरा यहाँ पहला दिन था। फिर से हल्की बारिश हो रही थी। उस औरत ने मुझे चाय की दुकान की चाबियां सौंपी और कहा, जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम यहाँ आकर बैठ सकते हो, ताकि इस चाय की दुकान में थोड़ी रौनक बनी रहे। शायद किसी दिन ये फिर से आबाद हो जाए। लेकिन हम दोनों अपने दिल में साफ तौर पर समझते थे। वो कमांडर की पोती थी, एक स्पेशल स्टेटस। वो इतनी आसानी से वापस कैसे आ सकती थी? कार को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता रहा। क्या उसके बाद ही मैंने अपनी नजरें हटाईं? लेकिन मैं टेलर शॉप पर वापस नहीं गया। इसके बजाय मैंने अपना छाता खोला। मैं ग्रीनस्टोन वाले रास्ते पर कदम दर कदम चलकर वापस सुआ की दुकान पर आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, मैं सुन्न रह गया। मेरी नजरें धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ मुड़ी जहां हम कभी दुनिया भर की बातें करते थे। एक दूसरे को कई दिलचस्प कहानियां भी सुनाई थीं। मैं चलकर अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन सामने अब मेरे लिए गर्म चाय डालने वाला कोई नहीं था। मैंने एक हल्की आह भरी। साफ था कि वो अभी अभी गई थी, फिर भी मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी। मैंने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि अगले ही पल उसकी परछाई वहां फिर से दिखाई देगी, लेकिन अंधेरा होने तक इंतजार किया। वो जाना पहचाना इंसान नहीं दिखा। हनान में वेन के घर पर मुझसे डिवोर्स लेने के बाद से विन बिल्कुल एक अलग इंसान बन गई थी। उसका मिजाज और भी ठंडा हो गया था। पिछली बार उसने लू यूचिन को भगा दिया था। उसने उसे नशीली दवा, ड्रग देने की कोशिश भी की थी। इस बार मदद के लिए कोई नहीं था। उसे पुलिस ने जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गई। असल में एक शहीद के रिश्तेदार के रूप में उसे कम सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके पुराने कई काले कारनामे सामने आ गए।
विन विन की खुद की राय के साथ मिलकर उसे न केवल कोई राहत मिली बल्कि घर लौटते समय उसे और भी भारी सजा का सामना करना पड़ा। अब कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। टेबल पर कोई गर्म डिनर भी नहीं था। भले ही ये सीन हर दिन दोहराया जाता था, फिर भी उसे इसकी आदत नहीं पड़ रही थी। आखिरकार वो हाउसकीपर ही थी जिसने कमरे से हलचल सुनी और उसके लिए एक बाउल नूडल्स उबाले। अगली सुबह जल्दी बॉडीगार्ड उसके लिए एक इनविटेशन लेटर लाया। तब उसे एहसास हुआ कि सुपरिवार की पोती रिकवर होकर वापस आ गई है। इसलिए सुपरिवार ने उसके वेलकम के लिए एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया था। दोस्ती और शिष्टाचार, प्रोप्राइटी दोनों के लिए उसे वहां जाना चाहिए था। ये सोचकर उसने आदतन मुझे गिफ्ट तैयार करने के लिए बुलाना चाहा, लेकिन अचानक याद आया कि हमारा काफी समय पहले डिवोर्स हो चुका है। आखिरकार वो केवल हाउसकीपर से गिफ्ट तैयार करने के लिए कह सकी। फिर सुपरिवार के घर के लिए निकल गई। सुपरिवार का घर रोशनी से जगमगा रहा था। वेन विन भी पहली बार सुपरिवार की पोती से मिल रही थी। अगर विन को ठंडा और बेरुखा कहा जाए तो सुआ जेड की तरह कोमल थी। ऐसा खूबसूरत इंसान जिसे देखकर जवान लड़के शर्माए बिना नहीं रह सकते थे। कुछ साधारण दुआ, सलाम और गिफ्ट देने के बाद वो एक तरफ जाकर बैठ गई और चुपचाप खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगी। यहां तक कि सुई भी वेन विन को कई बार देखे बिना नहीं रह सकी। पास के लोगों ने उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी देखकर जल्दी से आगे बढ़कर संक्षेप में समझाया। इस तरह उसे वेन विन के बारे में पता चला, जिसका एक बहुत ही दयालु एक्स हस्बैंड था और जिसने आज तक किसी और को नहीं ढूंढा था। लोगों को वेन विन के एक्स हस्बैंड का हुलिया बताते हुए सुनकर उसके दिमाग में एक चेहरा आए बिना नहीं रह सका। इसलिए वो खुद को पूछने से नहीं रोक पाई, उनके एक्स हस्बैंड का नाम क्या है? शायद गुइम कहा जाता है। इसके बाद उसे कुछ भी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ मेरी तस्वीरें थीं, तो यही वजह थी कि वो हनान वापस नहीं आना चाहता था। बैंक्वेट के बाद एल्डर लू ने उसे स्टडी रूम में बुलाया। पहले तो उसकी पोती की डेली लाइफ के बारे में सामान्य पूछताछ हुई, फिर छोटे शहर की कुछ दिलचस्प कहानियों के बारे में पूछा। उसने धैर्यपूर्वक सब कुछ उन्हें सुनाया। आखिरकार उसने अचानक कहा, दादाजी, मैं अब किसी को पसंद करती हूँ। चाय का घूंट जो उन्होंने अभी लिया था तुरंत बाहर निकल गया। उनकी पोती हमेशा मर्दों से बचती थी, फिर भी अब वो एक मर्द को पसंद करती थी। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, ये इशारा करते हुए कि वो ठीक हैं। सु युआ ने तभी अपना हाथ हटाया। आगे कहा, बस बात उस इंसान के बैकग्राउंड की है। एल्डर लू ने अपना चाय का कप नीचे रखा, उसे गंभीरता से देखते हुए। साफ तौर पर वो मानसिक रूप से तैयार थे। वो इंसान वेन विन का एक्स हस्बैंड है। डांट सुनने की उम्मीद में थी, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ शांति से हाथ हिलाते देखा। तो क्या हुआ दादाजी, क्या आप नाराज नहीं हैं? मुझे किस बात पर नाराज होना चाहिए? बस एक एक्स हस्बैंड ही तो है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो ठीक है, दादाजी इसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, जो लोग डिवोर्स लेते हैं, वेन विन के साथ यकीनन कोई इश्यू रहा होगा। तुम्हें बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। वेन विन के नक्शेकदम पर चलकर उसे चोट मत पहुंचाना। वो एक अच्छा नौजवान है। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? एल्डर लू ने अपने लिए एक और कप चाय डाली। मेरी सहमति का क्या फायदा? अभी भी देखना होगा कि क्या वो सहमत है। देर रात तक वो औरत बुजुर्ग के स्टडी रूम से नहीं निकली। अपने कमरे में लौटने के बाद उसने एक लेटर पेपर निकाला, पेन पकड़ा और काफी देर तक सोचती रही। आखिरकार हालचाल की कुछ लाइनें लिखीं। जब मुझे फिर से सु युआ का लेटर मिला, जांगनान में एक और बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठकर हनान से भेजे गए लेटर को देख रहा था। मेरे दिल में हजारों भावनाएं उमड़ पड़ीं। सु युआ को गए हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में अपनी दुकान में सिलाई करने के अलावा मैं केवल उसकी दुकान पर थोड़ी देर बैठने जाता था। उसके भेजे गए लेटर्स को पढ़ते हुए, उन लेटर्स के जरिए भले ही मैं हनान में नहीं था, मैं वहां की स्थिति को कुछ हद तक समझ सकता था। उदाहरण के लिए लू यूचिन, जो वेन विन के साथ हनान गया था, न केवल टीवी स्टेशन पर काम नहीं कर पाया बल्कि जेल पहुंच गया। एक और उदाहरण, किसी परिवार का कोई जवान लड़का वेन विन को पसंद करता था। इससे पहले कि वो प्रपोज करता, उसके परिवार ने जल्दी से उसे घर में बंद कर दिया, जबकि दक्षिण साउथ में मेरे और वेन विन के बीच की शादी की तारीफ की जाती थी। यहां तक कि हनान के लोग भी थोड़ा बहुत जानते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वेन विन मुझे नहीं बल्कि लू यूचिन को हनान लाई है, तो हर कोई उत्सुक और कंफ्यूज्ड हुए बिना नहीं रह सका। आखिर कोई भी अपने हस्बैंड को लाए बिना हनान नहीं जाता। और गहराई से जानने के बाद उन्हें पता चला कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर लू यूचिन की हरकतों और बातों को देखकर वे वेन विन के कैरेक्टर को भी नीची नज़र से देखने लगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिश्तों के बीच फर्क नहीं कर पाई, अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के हस्बैंड रिश्तेदार की परवाह करने लगी। मुझे अचानक अपनी पिछली लाइफ याद आई। उस वक्त भी वो सिर्फ लू यूचिन को हनान लाई थी, लेकिन क्योंकि तब मैं नाराज और ईर्ष्यालु जेलस था, तो मैंने ऐसी चीजें की जिससे मेरी अपनी रेपुटेशन खराब हो गई। वो केवल वसीयत विल का सम्मान कर रही थी, शहीद की वाइफ, रिश्तेदार का ख्याल रख रही थी।
फिर भी मैं इतना संकीर्ण सोच वाला नैरो माइंडेड था जिसमें बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। लेकिन अब मैं वक्त के साथ चला। कोई बहस नहीं, कोई हंगामा नहीं। जिसकी रेपुटेशन खराब हुई वो विन बन गई। लेटर के आखिर में सू यूई ने मुझसे ये भी जिक्र किया, वैन विन ने अभी भी हार नहीं मानी है, अभी भी मेरी तलाश में लोगों को भेज रही है। मैंने लेटर मोड़ा और खिड़की के बाहर देखा। जांग नान आए हुए करीब 1 साल हो गया था। इस साल मैंने कुछ पैसे भी बचा लिए थे। वैन विन शायद मुझे तुरंत न ढूंढ पाए, लेकिन अगर उसने मुझे जाने नहीं दिया तो देर सबेर वो मुझे ढूंढ ही लेगी। ऐसा लग रहा था कि मैं यहां और ज्यादा नहीं रुक सकता। जब विन ने अभी अभी आई हुई चिट्ठी देखी तो उसमें अब भी यही लिखा था कि उन्हें मैं नहीं मिला हूं। उसने अपनी हथेली में कागज को मरोड़ते हुए भौहें सिकोड़ी। पूरा 1 साल बीत गया और वो अभी भी मुझे नहीं ढूंढ पाई। शुरुआती कन्फ्यूजन से लेकर गुस्से तक, और अब वो बेबसी महसूस कर रही थी। जब वो पहली बार लू यूचिन का ख्याल रख रही थी तो उसने सबको यही बताया था कि उसके और लू यूचिन के बीच कुछ भी अजीब नहीं है। भले ही बाद में उसने बार बार पहले लू यूचिन को ही बचाया, लेकिन वो सिर्फ अपने कॉमरेड की आखिरी विश की वजह से था। मैंने न केवल इस पर यकीन नहीं किया बल्कि चुपके से उसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराईं। उस औरत की यादों में मैं पहले बहुत जेंटल और समझदार था, फिर भी इस मामले में मैं उसके दिल को नहीं समझ पाया। वो जितना ज्यादा सोचती उतनी ही परेशान महसूस करती। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और फिर से फोन उठाया। लोगों को खोजना जारी रखने के लिए कहो, उसे ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ मैंने वेन विन की तलाश पर ध्यान नहीं दिया और बस अपने सामने खड़ी औरत को खुशी से देखा। तुम वापस क्यों आई? सू यूई अपना सामान लिए मुस्कुराई। वो किसी को देखने के लिए बेताब थी। शादी के उन सालों ने मुझे सामने वाले की बातों में छिपे इशारे समझने के लिए काफी अनुभव दे दिया था, लेकिन एक फेल्ड मैरिज से गुजरने के बाद मुझमें नए रिलेशनशिप को निभाने की ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी। मैंने पहले तो बात को टालना चाहा, लेकिन उस औरत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं अब तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स और नहीं छिपाना चाहती। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब से मैं किसी और की तरफ नहीं देख पाई। ये 1 साल साथ रहना मेरे लिए तुम्हारे प्रति अपने प्यार को कन्फर्म करने के लिए काफी है। मैं जानती हूं कि वेन विन ने तुम्हें कैसे बुली किया, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं और कभी बनूंगी भी नहीं। तो क्या तुम मुझे तुम्हें पाने परस्यू का एक मौका दे सकते हो? उन सच्चे शब्दों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। काफी देर बाद मैंने अपना सिर उठाकर उसे देखा। तुम जानती हो कि मेरी एक शादी टूट चुकी है। मैं श्योर नहीं हूं कि मैं नया रिश्ता अपना पाऊंगा या नहीं। अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो तो इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, यहां तक कि आखिरी नतीजा शायद वैसा न हो जैसा तुम चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूं। अगले ही पल उस औरत ने मुझे कसकर गले लगा लिया। लकड़ी की एक साफ खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैं काफी देर तक सुन रहा और फिर उसे वापस गले लगा लिया। हम दोनों के अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करने के बाद लाइफ थोड़ी बदल गई। जिस दिन हम ऑफिशियली मंगेतर फियांसी बने, मैं एक सफर पर निकला। सू यूई को डेट करने के बाद से मैं जानता था कि मुझे आखिरकार हनान जाना ही होगा और वैन विन से फिर मुलाकात होगी। सू परिवार ने एक और बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया और इस बैंक्वेट के होस्ट सू यूई और उसका मंगेतर थे। वैन विन जानती थी कि सू यूई कभी मर्दों के करीब नहीं रही, इसलिए वो भी इस मंगेतर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो उत्सुकता नफरत और गुस्से में बदल गई। उसके हाथ में मौजूद वाइन का गिलास तुरंत जमीन पर गिर गया। वो स्टेज पर खड़े आदमी को एकटक घूरने लगी। वो उसे 2 साल से ढूंढ रही थी और आखिर में वो सू यूई का मंगेतर निकला। गुस्सा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर गया। सू यूई तुरंत उस आदमी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। कमांडर वेन, क्या आपको मेरे मंगेतर से कोई परेशानी है? कैसा मंगेतर? वो मेरा हस्बैंड है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सबको उनका पुराना रिश्ता याद आ गया। बस इस बार गॉसिप का शिकार विन खुद थी। उस औरत का पीला चेहरा देखकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। अपनी पिछली लाइफ में मैंने 5 साल इंतजार किया था, तब जाकर उसे मेरी याद आई थी और वो मुझे हनान लाई थी। उस वक्त स्टेज पर उन 2 लोगों को साथ देखकर मैं अपने दिल का गुस्सा काबू नहीं कर पाया था। मैंने आगे बढ़कर लू यूचिन को थप्पड़ मारा था और कहा था, ये मेरी वाइफ है। तब का मंजर बिल्कुल अभी जैसा ही था। लोग बिना बोले मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे थे। यहां तक कि वैन विन ने भी दखल दिए बिना मुझे ठंडी नजरों से देखा था। वैन विन, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? हमारा काफी समय पहले डिवोर्स हो चुका है। अगर तुम हस्बैंड ढूंढ रही हो तो वो लू यूचिन होना चाहिए। उस औरत का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो यकीन न कर पाने वाली नजरों से अपने सामने वाले आदमी को देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान कभी उसे पागलों की तरह प्यार करता था वो ऐसी बातें कहेगा। एक और हंगामा होने ही वाला था कि सू यूई ने वैन विन को बाहर ले जाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके बगल वाले आदमी ने एक कदम आगे बढ़कर उसे रोक दिया। मुझे उससे अकेले में बात करने दो। मैं उस दिन जल्दबाजी में निकला था। 2 साल से जो बातें अनकही रह गई थीं, उन्हें साफ करना जरूरी था। गार्डन में मैंने अपने सामने खड़ी औरत को देखा।
मेरी आंखें दूरी और कोल्डनेस से भरी थीं, ठीक वैसी ही जैसे पिछली लाइफ में उसकी आंखें मुझे देखती थीं। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहता था? जिस पल तुमने मेमोरियल हॉल में लू यूचिन को गले लगाया था, हमारी शादी में तभी दरार आ गई थी। जाहिर है एहसान चुकाने के कई तरीके थे, फिर भी तुमने मेरे फ्यूचर की बलि देने की जिद की। हर बार जब उसे कोई परेशानी होती थी, तुम दूसरों को उसके पास भेज सकती थी। वे डॉक्टर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीमें, क्या वे तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थे? फिर भी हर बार तुमने खुद एक्शन लिया। तुमने उसका ख्याल रखा, मुझसे भी बेहतर, जो तुम्हारा पति था। तुम्हें पता है बाहर वाले क्या कहते थे? वे सब उसे तुम्हारा हस्बैंड समझते थे। और वो सूप वाला वाकया कितना अजीब था। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती थीं, तो तुम्हें शुरू से ही पहचान लेना चाहिए था कि बेड पर वो इंसान मैं नहीं था। तुमने लू यूचिन के कराहने तक का इंतजार नहीं किया होता। अगर तुम्हें वाकई फिक्र होती तो तुमने बहुत पहले जांच करवा ली होती, न कि सिर्फ मुझसे कुछ कैजुअल सवाल पूछकर उसे भूल जाती। फिर वो अर्थक्वेक और ट्रेन वाली घटना, तुम्हारा पहला रिफ्लेक्स मुझे छोड़कर उसे बचाना था। अगर ये प्यार नहीं था तो क्या था? उसके लिए तुमने जो कुछ भी किया, उसमें जिम्मेदारी का बहाना मत बनाओ। उनमें से कौन सी चीज जिम्मेदारी के दायरे में आती थी? शायद 2 जन्मों की शिकायतों का बोझ था। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। सामने वाले की आंखों में दर्द की एक झलक कौंधी। वह आदतन मेरे आंसू पहुंचने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने बचकर अपना शरीर घुमा लिया। अगर पॉसिबल होता तो मैं चाहता कि इस जन्म में तुमसे कभी न मिला होता। यहां तक कि मेरी पिछली लाइफ में भी अगर मैं तुम्हें शुरू से न जानता तो बेहतर होता। मुझे शादी के बाद इतना सहना नहीं पड़ता और मेरी मौत इतनी दर्दनाक नहीं होती। मेरा आंसुओं से भरा चेहरा देखकर उसका दिल जैसे किसी चीज से दब गया। गुइन, मेरी बात सुनो। सच में लू यूचिन के लिए मेरे मन में कभी कोई फीलिंग्स नहीं रही। मैं मानती हूं कि मैंने पहले उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन सब कुछ जिम्मेदारी की वजह से था। मैं सच में लेकिन अब मुझमें उसकी बात सुनने का सब्र नहीं था। मैं जाने के लिए मुड़ा और विन ने जल्दी से पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मेरे बगल से एक फिगर तेजी से निकला और उसने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। सू यूई ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो। हालांकि वो वेन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी ज्यादा हदें पार कर चुकी होगी। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उन 5 सालों की शादी में मैंने कितना दुख झेला था। ये सोचकर सू यूई उसे फिर से पीटने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका कोट पीछे से पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। छोड़ो इसे, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मैंने जमीन पर पड़ी उस औरत की तरफ फिर नहीं देखा, मुड़ा और चला गया। काफी देर बाद वो औरत जिसे चोट लगी थी, जमीन पर बैठी रही। आखिरकार उसे होश आया। उसने अपने हाथ से मुंह के कोने से खून पोंछा और अपनी हथेली में खून के धब्बे को देखा। वो कड़वाहट से मुस्कुराई। पहले जब भी उसे चोट लगती थी, मैं ही सबसे ज्यादा फिक्रमंद होता था, लेकिन अब मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। सगाई के बाद सू यूई ने मेरे लिए सोने की एक अंगूठी बनवाई थी। अपनी उंगली में पूरी तरह फिट आने वाली उस अंगूठी को देखकर मैं भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वेन और मेरी 2 बार शादी हुई थी, लेकिन हर बार उसके चुनी हुई अंगूठी फिट नहीं आती थी। पूछने पर वो कहती थी कि वो बस जल्दी से शादी की रस्म पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने मम्मी वेन से कोई भी अंगूठी लेकर काम चला लिया था। शायद इसलिए कि वो आसानी से मिल गई थी। वो मेरी भावनाओं की कद्र करना नहीं जानती थी। शायद लू यूचिन के आने से पहले ही वो शादी दम तोड़ चुकी थी। इन दिनों सू यूई ने खास तौर पर समय निकाला और मुझे हनान की छोटी बड़ी गलियों में घुमाया। चलते चलते मुझे यहाँ की दिलचस्प कहानियां सुनाई। कई दिनों बाद आखिरकार मेरे चेहरे पर पहली मुस्कान आई। उसने मुझे गले लगाया और धीरे से दिलासा दिया, जब मैं यहाँ का सारा काम निपटा लूंगी तो हम वापस जांगनान चलेंगे। ठीक है। मैंने उसकी आंखों में थोड़ी फिक्र के साथ देखा। लेकिन हनान में तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से तुम फ्यूचर में बेहतर जी सकती हो। जांगनान लौटकर उस चाय की दुकान के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। वो मुस्कुराई और मेरा सिर सहलाया। मुझे उन चीजों की परवाह नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो उतना काफी है। वो शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। सू यूई का बॉडीगार्ड जल्दी में वहां आया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर गुइन, कमांडर विन का कार एक्सीडेंट हो गया है। होश में आने के बाद वो लगातार आपसे मिलने के लिए चिल्ला रही हैं। कह रही हैं कि अगर आप नहीं आए तो वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर देंगी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार हम कार में बैठे और सीधे हॉस्पिटल के लिए निकले। रास्ते में बॉडीगार्ड ने सिचुएशन समझाई। गार्डन में विन से सब साफ करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। रोज 1-2 बार सू परिवार के घर के बाहर मेरा रास्ता रोकना तो ठीक था, पर बार बार ऐसा करने से लोग गॉसिप करने लगे थे। जब सू परिवार उसे भगाने वाला था, वो दरवाजे के सामने ही बेहोश हो गई। आखिर में उन्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसे होश आया, वो एक पागल औरत की तरह व्यवहार करने लगी। हर जगह पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगी और उसके मुंह से लगातार एक ही बात निकल रही थी, मैंने लू यूचिन को मार दिया। मैं गलत थी।
उन बेहोशी भरी बातों को सुनकर मेरा दिल दहल गया। मेरे मन में एक बुरा अंदेशा उठा। मेरे बगल में बैठी औरत ने मुझे भौहें से कोड़ते देखा। उसने मुझे गले लगाया और फिक्र से कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो चलो उससे मिलने नहीं जाते। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, सब ठीक है। जैसे ही हम हॉस्पिटल के कमरे के पास पहुंचे, बाहर खड़े गार्ड ने मुश्किल भरे एक्सप्रेशन दिए और मुझे और उस औरत को रोक दिया। कमांडर ने कहा है कि सिर्फ आप ही अकेले अंदर जा सकते हैं। मैंने अपने होंठ चबाए, सू युई की तरफ देखकर सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बेड पर लेटी वो औरत मुड़ी और सीधे बेड से नीचे फर्श पर आ गिरी। हस्बैंड। सिर्फ उस एक शब्द से ही मैंने तुरंत कन्फर्म कर लिया। वैन विन का भी पुनर्जन्म रीइंकार्नेटेड हुआ था। वो औरत दौड़कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके मुंह से लगातार निकल रहा था, आई एम सॉरी। जब मैंने तुम्हारी लाश देखी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो किया उसका मुझे कितना पछतावा है। शुरू में उसने लू यूचिन का ख्याल रखा, असल में सिर्फ अपने कॉमरेड की आखिरी विश की वजह से, इसलिए उसने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन वही थोड़ा सा ध्यान लू यूचिन के लिए शेखी बघारने का हथियार बन गया और मुझे चोट पहुंचाने वाला चाकू। शुरू में वो मुझे सब कुछ साफ साफ समझाना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वो मुंह खोलती मैं जोर जोर से बहस करने लगता। कई बार ऐसा होने पर उसने धीरे धीरे सब्र खो दिया और लू यूचिन के दखल ने आग में घी का काम किया। उसने धीरे धीरे मेरे लिए अपने प्यार की आखिरी बूंद भी खत्म कर दी और फिर मुझे एक साइड वाली बिल्डिंग, ऑक्सिलरी बिल्डिंग में खुद के भरोसे रहने के लिए छोड़ दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरी खून से सनी डायरी देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसी पल उसे लू यूचिन का असली चेहरा नजर आया। सालों की दोस्ती और लू यूचिन की मिन्नतों को दरकिनार करते हुए उसने अपनी कमर से गन निकाली और उसे गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। शायद ऊपर वाले को तरस आ गया, उसे जीने का एक और मौका मिला। इस बार उसने कहा कि वो मेरा हाथ फिर कभी नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे कसकर पकड़ा और अनगिनत बार पछतावा जताया, लेकिन मैं जितना सुनता गया मेरा दिल उतना ही ठंडा पड़ता गया। तुम्हें मेरे मरने तक का इंतजार क्यों करना पड़ा पछतावा होने के लिए? अगर शुरू से ही तुमने लू यूचिन के साथ इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव न किया होता तो हमारा ये अंजाम क्यों होता? उस बिल्डिंग में बिताए वे साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मैंने नौकरों से सुना था कि वो लू यूचिन के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती थी। उसे उसकी गोद में पलते देख मेरे दिल में नफरत भर गई थी। कमरे के बाहर हमेशा हथियारबंद गार्ड रहते थे, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता था। मेरे दिल में बसी वो नफरत फिर से उभर आई। अनजाने में मैंने अपनी लटकती हुई मुट्ठी को इतना जोर से भींचा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने उसे पूरी ताकत से खुद से दूर धकेला। तो तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है, मेरी भरपाई करना चाहती हो? वो औरत तुरंत सुन्न रह गई और हैरानी से मुझे देखने लगी। हस्बैंड, क्या आपका भी पुनर्जन्म हुआ है? उसके चेहरे पर खुशी आने ही वाली थी कि मैंने हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। वेन, तुम्हारा पुनर्जन्म क्यों हुआ? तुम अब भी मुझे पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? मेरे हाथ बीच हवा में रुक गए और कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था कि ऊपर वाले ने मुझे पुनर्जन्म का मौका मुझ पर तरस खाकर दिया है, इसलिए मैंने किसी बात की परवाह नहीं की। बस इस पेचीदा प्यार से भागना चाहता था। पिछले जन्म की शिकायतें पिछले जन्म में ही छोड़ दी थीं। लेकिन उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ? वैसे भी हमारा काफी पहले डिवोर्स हो चुका था। अब मैं किसी और का मंगेतर हूं। मेरी उंगली में सोने की अंगूठी देखकर उसके कानों में बिजली जैसी कड़की। वो औरत तुरंत पीली पड़ गई, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर आंसू देखे तो वो फिर से मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, पर मैं एक कदम पीछे हट गया। वेन, चाहे तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो या न हुआ हो, जिस पल तुमने मेमोरियल हॉल में लू यूचिन को गले लगाया था, हमारी शादी का अंत तभी तय हो गया था। बोलने के बाद मैंने उसकी तरफ फिर नहीं देखा और जाने के लिए मुड़ा। वेन जल्दी से आगे बढ़ी और मुझे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी और मिन्नतों से भरी थी। प्लीज मत जाओ, मैं सच कह रही हूं, ऊपर वाला मुझे तुम्हें फिर से पाने का मौका देना चाहता था। प्लीज, क्या तुम मुझे एक और मौका? ये पहली बार था जब उसने पिछले और इस जन्म में गिड़गिड़ाकर भीख मांगी थी। पहली बार उसने मुझसे मिन्नत की थी। मैं ठंडी हंसी हंसा और कदम दर कदम उसके करीब बढ़ते हुए उसे पीछे की तरफ दबाया। जब मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि लू यूचिन को गले मत लगाओ, क्या तुम मानी थी? मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि लू यूचिन को घर मत लाओ, क्या तुम मानी थी? मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि लू यूचिन के साथ ओपनिंग डांस मत करो, क्या तुम मानी थी? मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि पति के कोटे वाली जॉब और मेरी टीवी स्टेशन वाली जॉब लू यूचिन को मत दो, क्या तुम मानी थी? मैंने अर्थक्वेक के बाद तुमसे भीख मांगी थी कि मेरा ख्याल रखने आओ। मैंने तुम्हें लेटर लिखकर भीख मांगी थी कि मुझे हनान ले चलो। मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि मुझे उस साइड वाली बिल्डिंग में कैद मत करो, क्या तुम मानी थी? विन, मैंने कितनी बार तुमसे भीख मांगी है, क्या तुम कभी मानी हो? एक के बाद एक सवाल। मेरी आवाज और भी तीखी होती गई जब तक कि मैंने उस औरत को एक कोने में नहीं धकेल दिया जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।
तभी मैंने उसका चेहरा देखना बंद किया, जो और भी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। मैं फिर से बोला, विन, अब से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। हर बार जब तुम सामने आती हो मुझे नफरत महसूस होती है, तुमसे और भी ज्यादा नफरत होने लगती है। इतना कहकर मैं मुड़ा और हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बेबसी के एहसास ने उस औरत को तुरंत घेर लिया। वो कुछ कदम लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। सू युई ने उस आदमी मुझको आंसुओं से भरा और टूटा हुआ देखा। उसने जल्दी से मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे कसकर पकड़ा और सिसकते हुए कहा, युई, क्या तुम मुझे घर ले चल सकती हो? साफ नहीं था कि उनके बीच क्या बहस हुई थी, बस इतना पता था कि हॉस्पिटल से लौटने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा खामोश बर्ताव देखकर उसने भी कुछ नहीं पूछा, बस अपना सारा काम छोड़कर घर पर मेरा ख्याल रखने लगी। मुझे दलिया का आखिरी चम्मच खिलाने के बाद सू युई ने बाउल वैन विन को थमा दिया। सुना है तुम बीमार थे, मैं कुछ चीजें लाई थी और दरवाजे पर छोड़ दी थीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। चाहे वेनविन के पुनर्जन्म की वजह से हो या किसी और वजह से, मैंने उसे इतने कड़वे शब्द कहे थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। बस इस बार उसने सू परिवार के दरवाजे पर लोगों का रास्ता नहीं रोका, बल्कि रोज मेरे लिए अलग अलग चीजें भेजने लगी। बदकिस्मती से वे चीजें मेरी नजरों तक भी नहीं पहुंची, क्योंकि नैनी ने उन्हें कचरे में फेंक दिया था। आधे महीने से ज्यादा आराम करने के बाद आखिरकार मैं बिस्तर से उठ पाया। इसी वक्त सू युई को एक करीबी दोस्त से इनविटेशन मिला कि वो मुझे नदी के किनारे आतिशबाजी फायरवर्क्स दिखाने ले जाए। जैसे ही हम कार से उतरे, मैंने तुरंत वेनविन को दूसरी तरफ से आते देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी उदास आंखों में चमक आ गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। सू युई के हाथ में हाथ डाले मैं दूसरी तरफ चलने लगा।